आप 12 बहन भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब्बा हुजूर, इसके अलावा और क्या काम करते थे? जो आपके आवाज नहीं करते थे। हाँ जी, उमर आलम साहब, जी आपने कहा था कि भट्ट साहब से पूछना आप पैसे क्यों नहीं देते। ये भट्ट साहब खुद जवाब देंगे। सर वो मैं गुर्दे के ऑपरेशन के लिए इकट्ठा कर रहा। थैंक यू। एक और गम है आपकी जिंदगी में, आपकी खूबसूरत बेगम। ये तो खुशी है। हाँ वो तो खुशी है ना, तो गम आपका नहीं है। गम उसके लिए। शादी से पहले आप कुछ और थे, ठीक है ना? क्या था मैं भट्ट साहब? अयाश नौजवान। मारे भी एक चीज जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, शोलो 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 आऊ सेंसिटिव इंसान। डिफेड मुंह नल किया। आई एम वेरी सॉफ्ट। चीज जो मैंने अपनी बेगम से सीखी, ये कैसे एक सेकंड में किसी का मूड खराब कर दे। नहीं, बीवियों को ये काम सबसे अच्छा आता है। ऐसा है कि नहीं है? ये सर जरूर लगाइएगा प्लीज, वरना मेरी बचत नहीं होगी। वो कहते यार बाहर बड़ी ठंड है। कहते कुछ नहीं होता, अभी आप एक ऐसी बात कहेंगे, ऐसी गर्मी लगेगी, कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं कबीर काबू और मैं आ रहा हूं एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट में। देखिएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और वेलकम टू एक्सक्यूज मी, अनदर एपिसोड एंड अनदर पर्सनैलिटी, एंड व्हाट अ पर्सनैलिटी वी हैव टुडे। कंट्रोवर्सी, बोल्ड, ब्लंट, टैलेंट, उसके साथ साथ आप ये भी कह दें कि थोड़े से ड्रीमर हैं, थोड़े से रियलिस्ट हैं, मगर कड़वी बात करते हैं, थोड़ा सा लोगों को बुरा भी लगता है, मगर आई थिंक सच्ची बात अपने दिल से करते हैं। He has made a name in less than 10 years. He's married to a very wonderful actress. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़ुद भी बड़े एक जालिम अदाकार हैं। मेरा ख्याल है ये अदाकार ज़्यादा बेहतर है, मगर ये अपने आप को राइटर भी कहते हैं। मैं इनसे बड़ा अभी थोड़े अरसे में मुलाकात हुई थी और बड़े ही अरसे में मैं इनसे इम्प्रेस भी रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक हिज एबिलिटी टू राइट एंड एक्ट एंड टू कंसीव हिमसेल्फ एज डिफरेंट कैरेक्टर्स इज़ ब्रिलियंट। प्लीज़ वेलकम, आज हमारे शो के ऊपर बड़ी मुश्किल से आए हैं ट्रैफिक में लड़के, यासिर हुसैन साहब। कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं? सलाम। फर्स्ट क्लास। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, ये शर्ट आपने मेरे लिए पहनी है या खुद पहन के आए थे? मतलब ये मेरी बीवी मेरे लिए लेकर आई है जी। मोटिव्स वेरी ब्लू, एंड ये कहाँ से आई ये शर्ट आपकी? ये इटली से आई है। इटली से? हाँ जी। इटली से वो गई थी या आपने खुद ये चूज किया? इटली इकरा गई थी अपनी शूट के लिए। अच्छा। तो फिर वो आई तो ये शर्ट लेके आई, तो मैंने शर्ट देखी तो मुझे लगा वहाँ अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ। अब आप जा रहे हैं? हाँ। ओह नाइस। आप इटली पहले गए हैं कभी? इटली पहले नहीं गया, वैसे यूरोप गया हूँ। हाँ ठीक है। तो वहाँ जाके पिज्ज़ा ज़रूर खाना। और है क्या? देखो पिज्ज़ा के अलावा यासिर, ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान में जो लोग टेलीविज़न देखते हैं वो आपको जानते हैं, लेकिन आपका पहला प्यार इकरा से भी पहले वो थिएटर है। यू स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, यू स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स? नहीं, मैं थिएटर से स्टार्ट किया और मज़े की बात है कि टीवी जितने लोग देखते हैं, चाहे वो करोड़ों में हो, वो सब मुझे नहीं जानते, मगर थिएटर जितने लोग देखते हैं वो सब मुझे जानते हैं। हाँ। तो थिएटर मैंने बहुत ज़्यादा किया है। मैं 16 साल की उम्र से थिएटर कर रहा हूँ और अब तक कर रहा हूँ। अभी लास्ट मेरा प्ले 1 महीने पहले था। हाँ, थिएटर प्ले वो बड़ा मैंने कभी नहीं छोड़ा। हाँ, वो बड़ी उसके अच्छी रिव्यूज़ भी आए थे आपके। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर थिएटर प्ले के मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए और लोगों ने बड़ा पसंद किया है और सोल्ड आउट रहा है। बड़ी महंगी टिकट होती है, थिएटर बड़ा महंगा मीडियम है। आई थिंक वी नो, हालांकि पंजाब के अंदर थिएटर एक मैसेज की एंटरटेनमेंट है, यहाँ क्लासेस की एंटरटेनमेंट है। दुनिया भर में क्लासेस की ही एंटरटेनमेंट है, मासेस की एंटरटेनमेंट लाहौर में बनाया गया थिएटर को, और ये बहुत कामयाब चीज़ है। हाँ। इससे कामयाब पाकिस्तान में कोई मीडियम भी नहीं है जो बगैर किसी रुकावट के आज तक चला आ रहा है। आप देखें तो उनकी जनरेशन, उनके बच्चे, जैसे कोडू साहब का बेटा है, हाँ, वो भी थिएटर करता है, वो भी कर रहे ठीक है। और बड़े बड़े हमारे अदाकार हैं जिनके बेटे बच्चे जो हैं अभी थिएटर कर रहे हैं और वो कामयाबी से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे माशाल्लाह पैसे बनाए उन लोगों ने इस। अगर आपका थिएटर और हमारे थिएटर में फ़र्क पड़ा है ना, हमारे थिएटर को आप लोग समझते हैं, स्पेशली जो कराची वाले, कि ओह ये तो वल्गर है, वल्गैरिटी है। देखिए वल्गैरिटी उसमें ज़रूर होती है, बट मैं उसको वल्गैरिटी यूँ नहीं कहूँगा कि एक चीज़ पोस्टर पे नज़र आ रही है कि अंदर क्या होगी, आप क्यों जा रहे हैं उसे देखने के लिए? आपको ट्रेलर में फिल्म पता चल गई है कि क्या है, तो आपने जाके ज़रूर कहना है कि ओहो ये तो बड़ी गंदी फिल्म थी। भाई आप नहीं देखें उस फिल्म को, ट्रेलर और पोस्टर होते ही इसलिए हैं। और दुनिया में, हाँ जी, दुनिया में हर किस्म के लोगों के लिए तरह तरह की एंटरटेनमेंट बनती है। पाकिस्तान में भी अगर ऐसी एंटरटेनमेंट बन रही है, आपकी मर्जी, आप वहाँ जाएं या ना जाएं। कोई आपको लगता है पाकिस्तान में एडल्ट एंटरटेनमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए अडल्ट एंटरटेनमेंट जिसको चाहिए ना,
वो फिर ढूंढ के ले लेगा। आप देखिए ना, पॉर्न देखने वालों में पाकिस्तान का नंबर कहाँ है, नंबर 1 या नंबर 2 पे। हाँ, नंबर 1 नंबर 2 पे। ठीक है, सऊदी और पाकिस्तान कम्पीट करते रहते हैं अच्छा, एक दूसरे से। रहते हैं। ठीक है, तो शर्मनाक बात कह लें इसको, या फिर आप कहें कि नहीं रिकॉर्ड बनाया हमने, या आप कुछ भी ना कहें इस बारे में, इसको हश हश कर दें, बट है तो सच ना। हाँ जी, ठीक है, वो इतना बड़े बड़े वो पोस्ट झूठ तो नहीं बोल रहे। तो पॉइंट ये है कि अगर ऐसा हो ही रहा है तो फिर उससे लीगली आप लोग भी, गवर्नमेंट भी उससे पैसे बनाए, सब लोग काम करें तो उसके फिर लिए। कहेंगे कि भैया मैं नहीं तू करना अभी चाहता, legal कर। मैं अडल्ट चीज़ें नहीं करना चाहता, ना मैं उसका पार्ट बनना चाहता हूँ, ना मैं देखना चाहता हूँ शौक से। ठीक है, हाँ मैं पंजाबी जुगते देखना चाहता हूँ, हाँ। मैं अमानुल्लाह साहब का, सुहेल अहमद साहब का, इफ्तिखार ठाकुर साहब का, हनी बेला का, हाँ। इन और सखावत नाज का, सबका मैच्योर fan हूँ। ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस के लिए वो। हाँ, हाँ, तो वो मैच्योर ऑडियंस के लिए है, वो जो देखना चाहते हैं वो जरूर देखें। मजे की बात है, आज भी जिस थिएटर को अडल्ट देख रहे हैं, कह रहे हैं, वो मैं 3 महीने पहले देखने गया हूँ वहाँ पे, तो ये सारे बड़े नाम थे उसके अंदर। उसमें जो खवातीन आई, उन्होंने 4-4, 5-5, 10-10 सेकंड का सिर्फ वॉक किया है अपने गानों पर, जो उन्होंने शो के बाद परफॉर्म करने हैं। ओके, तो उन्होंने टीजर दे दिया कि ये गाना जो है इस पे मैं परफॉर्म करूंगी, और उसके बाद वो और उसके बाद उन्होंने अपनी थोड़ी सी डायलॉग्स की और वो चली गई, और बाकी ड्रामा चलता रहा। और जब ड्रामा खत्म हुआ है, उन्होंने बाव किया, लाइट्स बंद हुई हैं, तो जिसने उठ के जाना था वो चला गया, जैसे कि मैं। और उसके बाद वहां पे हुई है हुल्लड़बाजी। ये नहीं बताया कि ये उठ के बैक स्टेज गए थे। हाँ, मैं बाकी बैक स्टेज गया था। इन्होंने ये नहीं बताया कि एक्चुअली ना उसके बाद बैक स्टेज जाके इन्होंने पूरा गाना देखा था, है ना? गाना नहीं देखा था, मैं सबसे मिलने गया था। नासिर चिनोटी साहब थे वहाँ पे, हाँ, क्या बात है। इफ्तिखार ठाकुर साहब थे, उनसे मिलने। What was your first early memories of theater? आप ये वाले थिएटर से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे या आप दूसरा कोई? पंजाबी थिएटर से ही। हाँ, मैं पिंडी में रहता था, तो वहाँ पूरा दिन थिएटर चलता था। एक चैनल था पूरा केबल पे, जिसमें पूरा दिन थिएटर प्लेस चलते थे, बैक टू बैक। सीडी वाला दौर आया था ना? फिर उसमें चेंज ये आया कि फिर नरगिस के मुजरों की सीडीज आती थी, तो वो भी चलना शुरू हो गई बीच में, 10-10 गानों की एक सीडी चलती थी। तो उस टाइम फिर हमें इजाज़त नहीं थी देखने की। इजाज़त से मुराद के खुद भी शर्म आती थी, सारे घर वाले गुजर रहे होते थे टीवी के सामने से, तो हम नहीं देखते थे, छोटे थे। तो जब ड्रामा लगता था कोई भी, जैसे शर्तिया मिठ्ठे भी लग जाता था उसमें वो रब्बा इश्क ना होवे और इस तरह के जितने ड्रामे थे, मस्ताना साहब के और अमानुल्लाह साहब के, वो सारे ड्रामे, तो वो देख के मुझे थिएटर का शौक हुआ। तो मैंने स्कूल में जब थिएटर किया, तो हमारे स्कूल का इवेंट हुआ लियाकत हॉल में, मेन इवेंट आपका सालाना। तो उसमें वहाँ लियाकत हॉल की इंतज़ामिया ने मुझे परफॉर्म करते देखा, तकरीबन मैं 8वीं क्लास में था। अच्छा, तो उन्होंने कहा यार वो आपकी बच्चा पहली स्टेज पे परफॉर्मेंस होगी उस तरह के स्टेज पे जहाँ वैसे भी स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं। ओके, जैसे फर्ज करें अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में किसी के स्कूल का इवेंट हो जाए, तो उस प्लेटफॉर्म पे हम भी परफॉर्म करते हैं और भी लोग परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ की फील और थी, ऑडिटोरियम था पूरा, तो बड़ा मज़ा आया परफॉर्म करके, खुल के परफॉर्म कर रहे थे हम। तो उन्होंने कहा जी ये बच्चा हमें चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारे ड्रामों में ना बच्चे जो तो ये तेज़ है, ये हमें चाहिए। तो प्रिंसिपल ने कहा कि भाई पहले ड्रामा देख कर आओ। उन्होंने अपने 3 बेटे थे उनका इनको लेकर जाओ और वो ड्रामा देख के आओ कि वो किस तरह के ड्रामे होते हैं, फिर हम अपने स्कूल का बच्चा देंगे उनको। ओके। तो अब हम देखने गए ड्रामा, तो वो ड्रामा था पिंडी और लाहौर के कुछ बहुत वो वाले आर्टिस्ट जो ज़्यादा मशहूर नहीं होते। अच्छा, बी क्लास कह लें आप, बी क्लास करते हैं, तो वो उन्होंने मिलके बनाया हुआ था। उसमें एक आंटी थी जिन्होंने थोड़ा सा ऑफ शोल्डर शर्ट पहनी हुई थी, शलवार कमीज की, और उनका एक एक्ट था, उनके एक्ट ने मुझे मरवा दिया, वरना मुझे मिल जाता काम। तो वो आगे करती थी शोलो 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 आओ, तो जिगल हर दो डायलॉग के बाद जिगल शोलो शोलो आओ, तो वो आओ जब करती थी तो क्राउड भी साथ में ना आओ करता था। तो उस पहले आओ पे मुझे पता चल गया मुझे काम नहीं मिलेगा, ये तो खत्म हो गया। तो आधे ड्रामे में वो प्रिंसिपल के बेटे ने कहा चलो यार ये क्या बेगैरती चल रही है, उठो यहाँ से। तो हम चले गए। उसके बाद अगले दिन पता चला कि जी मना कर दिया गया कि अब नहीं होगा। तो खैर उस दिन मुझे ये हुआ था यार ये लोग कितने ज़बरदस्त फनकार हैं सारे, और कितना अच्छा इनका एक्ट तैयार हुआ। तो थिएटर का मुझे शौक हुआ। फिर मैंने NGOs के साथ थिएटर प्लेस किए, वो डिफरेंट नौयत के थे, इशू बेस्ड। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे वैसे? मतलब वो गुड इन स्टडीज ऑलवेज के? अच्छा, पढ़ाई में मैं ऐसा था कि मैं पूरा साल नहीं पढ़ता था और साल के एंड में पास हो जाता था। अच्छा जी, ओ, आप 12 बहन भाई? माशाल्लाह। अब्बा हुजूर इसके अलावा और क्या काम करते थे जो आपके अब्बा हुजूर नहीं करते थे? मतलब माशाल्लाह अपनी अपनी कैपेसिटी होती है बंदे की। अब्बा मेरे जो थे, अब्बा मजदूर पार्टी थी कराची की एक बड़ी मशहूर,
जो बाद में मिराज मोहम्मद खान साहब उसमें ऐड हुए और फिर मिराज मोहम्मद खान साहब इमरान खान की पार्टी में शामिल हुए। अच्छा अच्छा। जी, जब उन्होंने पहली बनाई थी। तो अब्बा जो है उनके लिए पॉलिटिकल स्पीचेस लिखा करते थे। हाँ। और बड़े उनके एक्टिव मेंबर थे। अच्छा, मतलब राइटर थे वो? हाँ जी, हाँ जी। स्टील मिल में भी उनका जॉब थी, उन्होंने छोड़ दी थी यूनियन के चक्कर में। ओके। टैक्सी चलाई उन्होंने बहुत अरसा, कैब ड्राइवर थे वो हाँ जी। मर्द टांगे वाला हाँ जो हाँ, स्टोरी जब उनकी शादी हुई तब वो कैब ड्राइवर ही थे। अरे क्या बात है। तो व्हाट वाज योर अर्ली मेमोरीज ऑफ योर फादर? बिकॉज कह लें कि वो जो राइटिंग का एलिमेंट है थोड़ा सा वो उनमें से आया। बिल्कुल ऐसे है। उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर आपकी तरह का था? सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा था, मगर मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा मिला मेरे भाई से। अच्छा। और राइटिंग भी, क्योंकि वो अपने स्कूल कॉलेज में ड्रामे लिखते थे। तो उनसे मुझे मिला कि ये लिखना क्या होता है। और अब्बा भी हमेशा इनकरेज करते थे इन चीज़ों को। लेकिन अब्बा की शायरों अदीबों से वाकफियत और दोस्तियाँ थी। फैज़ साहब के साथ उठना बैठना था। हाँ जी। और जॉन एलिया और इस तरह के लोगों का घर आना जाना भी था। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को अब्बा, मस्ताना साहब से अब्बा की काफ़ी दोस्ती थी। हाँ जी, वो बड़े थिंकर थे। सो दैट्स व्हाई, मतलब फिर वो कराची से आप लोग पिंडी शिफ्ट हुए थे? नहीं, पिंडी तो इसलिए शिफ्ट हुए थे कि एक दौर में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये कौम परस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मुख्तलिफ जो कौमियत के लोग थे उनको फायरिंगें भी हो रही थी और चीज़ें भी हो रही थी मुख्तलिफ। तो इसलिए फिर हम वापस चले गए थे। तो जब वापस जा रहे थे तो हमारे पास दो ऑप्शन थी, या तो जेलम चले जाएं या फिर कोई गिरदो नवा में कोई थोड़े बड़े शहर में। तो बड़ा शहर उस वक्त पिंडी समझ आया अब्बा को 90s में, क्योंकि इस्लामाबाद उस वक्त बिल्कुल जंगल था। हाँ। तो बस नहीं, पिंडी तो वाज वाइब्रेंट। हाँ जी, बड़ा पिंडी स्टिल इज वाइब्रेंट। जब 12 बहन भाई होते हैं, क्योंकि हम 4 भाई हैं खैर से, उसके अंदर भी मुझे पता है कि एक फेवरेट निकल आता है, एक बेचारा ये कर लेता है, एक भी ये कर लेता है। तो 12 बहन भाइयों में आपको किस तरह हो रहा था कि डू यू थिंक कि आप लोगों के साथ भी वही हुआ था कि माँ बाप का एक फेवरेट होता है, ये होता है, वो होता है, और थोड़े से बच्चे इग्नोर भी हो जाते हैं, थोड़े से बच्चे खुद अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लेते हैं? इतने सारे बच्चों में ना पता ही नहीं चलता कौन इग्नोर हो रहा है। अच्छा। ये भी पता नहीं चलता। इग्नोर होने वाले को नहीं पता चलता कि मैं हो रहा हूँ कि वो हो रहा है। क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों से गुजर रहे हैं। बट यू आर मोर क्लोज टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या अम्मी अबू? मैं अम्मा से बहुत ज़्यादा क्लोज था, और फिर बाद में जब तक मुझे समझ आया कि अब्बा जो है बड़े कमाल आदमी है, तो फिर टाइम कम ही रह गया था। अब्बा को कैंसर हो गया था और फिर उनकी डेथ हो गई। तो मैं 18, तो तब उनकी डेथ हो गई। कराची में एजुकेशन, कराची में बहुत छोटा था, फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ, नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कोई ये सोच के नहीं आता कि मैंने आज एक्टर बनना है। एक लाइन आती है, एक हादसा होता है कि अच्छा यार मैंने तो ये एक्सीडेंट हो गया और मैं इस तरफ आ गया। लाइफ कहाँ जा रही थी एक्टिंग से पहले? कुछ मैंने शुरू से एक्टर बनना था, स्टार्टिंग से। मेरे 2 बड़े भाई जो हैं उनका वीडियो सेंटर था। उस वक्त VHS टेप्स होती थी, VCR और ये वाला दौर था। तो उनका वीडियो सेंटर था गली के कोने पे, हमारी गली के जो बिल्कुल कॉर्नर था, वहाँ पे उनकी वीडियो की दुकान थी। तो वो मैं दिन की 3 मूवीज देखता था, एक इंग्लिश, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। अच्छा, एक पाकिस्तानी। हाँ मैं तो उसमें ये था कि फिर कोई अगर नई मूवी आई और हम उसको वो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उसकी कॉपीज बनाते थे VHS से रेंट पे देने के लिए, तो वो घर पे आके वो सिस्टम लगता था। हाँ, VCR 2-3 जुड़ते थे, एक VCP होता था और उसके साथ फिर वो बनती थी। तो वो उसमें फॉरवर्ड और रिवाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पूरी रिकॉर्ड होनी होती थी। बिल्कुल। तो मैं वो भी देखता था बैठ के। तो वो मेरी चौथी फिल्म होती थी। हाँ, फिर दिन में 1 घंटा मुझे 2 घंटे दुकान पे बैठना होता था। वो सिर्फ बैठना ही होता था कि मेरा भाई क्रिकेट खेलने जाता था। अच्छा, मैंने हाँ, तो जब वो क्रिकेट खेलने जा रहा है ग्राउंड में, तो मुझे वहाँ ड्यूटी देनी है। और ड्यूटी में सिर्फ ये था कि मुझे फिल्म रेंट पे देनी किसी को नहीं है, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम होता है कि वो कार्ड का नंबर लिखना और या ID कार्ड रखना, बंदे पे डिपेंड करता है कि इसको मूवी देनी है कि नहीं, वापस ला के देगा नहीं देगा, घर का पता, वो पूरा कार्ड फिल करना होता था। ठीक है। तो रजिस्टर में अलग एंट्री। तो वो कहते कि तुमने मूवी देनी किसी को नहीं है, जो वापस करने आएगा उससे बस 10 रुपए लेने और वो वापस ले लेनी है। तो इतना काम था मेरा। तो बदले में वो मुझे उस वक्त मेरी पसंद की कोई फिल्म लगा के दे जाते थे। वो 2 घंटे में वो फिल्म भी देखता था। तो मैंने इतनी ज़्यादा फिल्म्स देखी कि मैंने सोचना ही फिल्म शुरू कर दिया। मैं सिर्फ फिल्म ही सोचता था। तो मेरे ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है। मैं क्योंकि माज़रत आपकी बात काटी, क्योंकि वासे के साथ भी एग्जैक्टली यही था, क्योंकि वासे सिनेमा के अंदर था, तो उनका अपना सिनेमा था, तो वो भी एग्जैक्टली 24 घंटे कहता था मैं फिल्म ही देखता रहता था। तो मैं कहा वासे अगर कभी तेरे पे फिल्म बनी ना, तो प्रोजेक्टर रूम के अंदर से क्यों बीम जाएगी और एक बच्चा बैठ क्यों देख रहा होगा। तो आपकी भी ट्रेनिंग तो वही हुई? हाँ जी। तो उससे मुझे फिर भाई लिखता था, तो वो आई। फिर अब्बा को
भी फिल्म देखने का शौक था और अब्बा को बहुत पसंद थे फनकार लोग के जो अदाकार हैं या सिंगर्स हैं, लाइक मैडम नूरजहाँ के बहुत बड़े फ़ैन थे हमारे यहाँ। मैडम नूरजहाँ के, असद अमानत अली के, अमानत अली खान साहब के, और मेहदी हसन साहब। VHS गानों की नहीं, ये छोटी जो कैसेट्स होती हैं टेप, हाँ TDK वाले आते ऐसे चलती थी कि जैसे शाम के टाइम घर में वो म्यूजिक लगता था और अब्बा सुन रहे हैं तो सब सुन रहे हैं, फिर चल रहा है वो। बिल्कुल। तो इस तरह से माहौल था कि म्यूजिक सुना जाता था हमारे यहाँ। सबकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग। बहन भाई में कोई गाना गाने नहीं गाता किसी को शुमाइला। शौक नहीं? अरे हाँ, आपकी बहन जो है, खैर शुमाइला गाना गाती है, बनाती है, लिखती है, सब कुछ। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने जो फिल्म लिखी थी सबसे पहले, वर यू रेडी फॉर दैट फिल्म? कराची से लाहौर। देखिए, कराची से लाहौर एक फिल्म थी जो आके मेरी झोली में गिर गई थी। वजाहत रऊफ फिल्म करना चाह रहे थे और उनके पास एक आइडिया था कि एक रोड ट्रिप पे फिल्म बनानी है। और उन्होंने मेरा थिएटर प्ले देखा था कराची में। हाँ, बता रहे थे। हाँ, और फिर मैं उनके साथ आग TV में भी काम करता था। तो उन्होंने कहा कि यार ये आओ बैठते हैं और लिखते हैं इसे। तो उससे पहले मैंने उनके साथ कुछ एक सिटकॉम लिखा था, एक कोई टेलीफिल्म लिखी थी, तो उसकी बड़ी तारीफ हुई थी, ARY में चली थी वो। तो उन्होंने कहा यार लड़का अच्छा है, इसके पास नई लाइन्स हैं, इसका ह्यूमर जो है ना वो कराची और पंजाब दोनों को कैटर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार इस फिल्म को मिलके लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है। कॉन्सेप्ट उनका था तो हमने मिलके वो फिल्म लिखी। रेडी मेरे लिए उस वक्त क्या था, मैं थिएटर कर रहा था और मुझे TV करना नहीं था। मैंने एक सोप किया था। हाँ, क्योंकि तो मुझे समझ आ गया था कि TV मेरा मीडियम नहीं है। यही वाले कैमरे थे उस वक्त, ये इससे भी थोड़े पुराने होंगे लेकिन वो स्टिल कैमरे थे। उसमें आप अगर मैं यहाँ सोलो कर रहा हूँ ना और मैंने ये किया तो मैं स्क्रीन से आउट हो गया। अच्छा, वो तो इतना भी आप हिलते थे ना तो आप गायब हो जाते थे स्क्रीन से। और मैं थिएटर का बंदा था, मुझे बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती थी। लाउड और ये मूवमेंट। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जो फिल्म के लोग हैं वो अमूमन थिएटर से आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी एक चकोर बड़ी स्क्रीन होती है जिसमें आप पूरे खड़े होते हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं। और फिल्म में भी अमूमन यही होता है। तो TV जो है ना थोड़ा अलग मीडियम है। मुझे TV फिर समझ नहीं आया कि इतनी एक्टिंग करना मुझे नहीं आ रही थी। आपको लगता है कि आपके जो अर्ली डेज थे जो थिएटर के, स्पेशली जो आपका प्यार और वो सारा ग्रूमिंग और वो सारा कुछ हुई है, जब आपने उसको फिल्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, अभी तक आपको फ्री हैंड मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी तक कहाँ मिला। देखिए ना, पहली फिल्म का कॉन्सेप्ट वजाहत रऊफ का था, दूसरी फिल्म का कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का था। फिर मैं होमन जहाँ लिखी वो आसिम का कॉन्सेप्ट था, जो भी उसमें मैंने डायलॉग्स लिखे हैं, स्क्रीन प्ले लिखा। अच्छा, मुझे नहीं पता था होमन जहाँ में आपने डायलॉग स्क्रीन प्ले लिखा हो। हाँ, अच्छा हुआ। पता नहीं, नाम मेरा शायद सिर्फ डायलॉग्स में ही है। अच्छा, ओके। हाँ, बट इट्स ओके, मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा था। और भी इस तरह काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, छलावा भी लिखी। तो इसका मतलब अभी तक आपने वो नहीं किया जो आप चाहते हैं? हाँ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है जो मैं लिखना चाहता हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ एक फिल्म। अच्छा, उसके बारे में अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगा हाँ यार, इसको मैं ओन करता हूँ। मुझे आइडिया वो भी किसी का है, बट मुझे आइडिया पसंद आया और मैं उसको लिख रहा हूँ। या 2 आइडियाज़ और मैं लिख रहा हूँ जो मेरी आइडियाज़ और मैं लिख रहा हूँ। कॉमेडी है? कॉमेडी, ओके। हाँ, रोमांटिक कॉमेडी, एक्शन कॉमेडी, इस तरह से। अभी लिख रहे हैं क्या? लिख रही हुई है? एक तो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, 2 अभी शुरू हुई हैं। अच्छा, 2 भी शुरू? हाँ, तो फिल्म्स का ही इरादा है आगे। अच्छा, हाँ, बिकॉज आप बड़े अरसे से टेलीविजन से गायब हुए हैं। आई थिंक लास्ट आपने ज़ारा के साथ ही किया था बोला। नहीं, लास्ट मैंने बादशाह बेगम वाज योर लास्ट वन। उसको भी काफ़ी अरसा हो गया, सीरियल 2 साल तो हो गया। हालांकि बड़ा अच्छा था वो कैरेक्टर आपका। हाँ, नहीं, कैरेक्टर अच्छा था, बट नहीं, मुझे नहीं मजा आता। वो शुरू इतना अच्छा हुआ और एंड आप देखिए मेरे कैरेक्टर का, वो ज़ारा वहाँ से जो है ना मुझे वो मार रही है, चाकू लेके आ रही है, मेरे हाथ में डबल बैरल है और मैंने उसको गोली मारी है। उसने मुझे न जाने कहाँ चाकू मारा है कि मैं मर गया हूँ, वो अपने भाई से बात कर रही है। समझ रहे हैं आप, मैं क्यों मर गया यार? डायरेक्टर को नहीं आपने कहा यार ये क्या हो रहा है? नहीं, वो क्या मैंने कहना था, वो खुद समझदार आदमी है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा किया। तो बात यह कि TV ड्रामे में कुछ भी हो जाता है एंड में। आपने पढ़ा कुछ और होता है, प्लानिंग कुछ और होती है, एंड में रिजल्ट कुछ और निकलता है। हाँ, भैया आपने हाल ही में एक बयान भी दिया था ना कि टेलीविजन पे अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, किसको मिलता है? आपको? आप देखते हैं TV? नहीं, मैं बड़ा कम देखता हूँ ऐसे बात की बजाय। सर, अच्छा होगा आप देखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, आप सीरीज देखते हैं नेटफ्लिक्स पे? आप क्यों? क्योंकि अच्छा कंटेंट है इसलिए देख रहे हैं ना। तो नहीं मिलता भाई अच्छा। मैं अभी इनसे कैमरामैन से पूछूं, ये भी यही कहेंगे। नहीं, मगर हमारे ड्रामे, अगर आप ड्रामे उस तरह देखें, हर 3 महीने बाद आपको एक हिट ड्रामा मिल जाता है, हर 3 महीने बाद। अभी आजकल इश्क मुर्शिद, देखिए ना, हम हिट और फ्लॉप की बात ही नहीं कर रहे। मैं अभी आपसे सीरीज पूछूं ना तो आप मुझे 10 ऐसी सीरीज बताएंगे जो हिट नहीं है बट बहुत अच्छी हैं। हाँ, समझ है। मगर आप पॉइंट इसको कहते हैं, वो कहते हैं कि जो लोगों को पसंद है, या वो कहते हैं जो मुझे पसंद है?
देखिए मैं तो अच्छा ज़ाहिर है उसी को कहूँगा जो मुझे पसंद है। अब ये शर्ट शायद आपको बुरी लग रही है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं, एक्चुअली मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा। लेकिन ज़्यादा बात तो ये इस वैल्यू तो इस बात की है ना कि मुझे पसंद आ रही है। हाँ। और दूसरा आपको ही पता है कि अच्छा बुरा क्या होता है। हम लोगों को तो पता है अच्छा बुरा क्या है। हाँ, मगर हम लोग वही बात होती है कि ना यहाँ हम लोग स्पेशली हमारी फ्रेटर्निटी में ये होता है कि ड्रामे की रेटिंग आ रही है ना, चाहे वो ड्रामा बुरा हो। अब आपको पता है कि तेरे बिन की बात आप कर लें, तेरे बिन का एंड क्या हुआ था, हालांकि काफ़ी बुरा एंड था, मगर लोगों ने क्योंकि वो इतना सभी तारीफ कर रहे थे, सबने कहा वाओ, यू नो। सर फिर होता है कि 30 साल से 40 साल से हमारे पास 2 पार्टियां हैं, एक 5 साल इसके होते हैं, 5 साल इसके होते हैं, ऐसे ही है। हाँ, तो आपके ख्याल में उनमें से कौन सी बेहतर थी? जब एक ही तरह का कंटेंट बन रहा है, वही 2 तरह के ड्रामे 3 तरह के ड्रामे चल रहे हैं, उसमें से लोग कुछ तो देखेंगे ना, तो रेटिंग तो आएगी, तो किसी को तो देखना है उन्होंने। आपने तो ये वाला कहा था कि भाई रेटिंग के अंदर आप नहीं बिलीव करते, रेटिंग वाले सिस्टम में कौन बिलीव करता है? सबकी अपनी रेटिंग है। आप एक ही रेटिंग चार्ट देखें और उसमें सारे चैनल लगा के देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि हर चैनल उस टाइम पे नंबर 1 है। मतलब एक चैनल की लिस्ट में वो नंबर 1 है, दूसरे चैनल की लिस्ट में वो नंबर 1 है। हाँ, वो किसी भी तरह कुछ कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस करके वो नंबर 1 हो जाता है। बिल्कुल। तो वो हमारा कोई लेना देना नहीं है वैसे, इस बात से होना भी नहीं चाहिए। एक एक्टर का इससे ताल्लुक नहीं है कि रेटिंग क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। उसने अपना काम अच्छा किया है कि नहीं किया है, ये अच्छी बात है। मुझे वो सुहेल जावेद साहब का फ़ोन आया और क्या, मैं टकसाली गेट देखी, मुझे उसके कंटेंट से बहुत चीज़ों में, ज़ाहिर है वो खुद डायरेक्टर है, उन्होंने कहा मुझे चीज़ों में कुछ मसला था, बट मैंने देखा कि यार यासिर ने, तुमने अपना काम बिल्कुल ठीक किया। तो मेरे लिए यही जानना ज़रूरी है। मैं पूरी फिल्म की जिम्मेदारी एज एन एक्टर नहीं ले सकता। अगर मैं उसका डायरेक्टर हूँ ले सकता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ ले सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी फिल्म की जिम्मेदारी एक एक्टर नहीं ले सकता। इस तरह पूरे ड्रामे की जिम्मेदारी एक एक्टर नहीं ले सकता, वो रेटिंग उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। मैं अभी बल्कि उसी पे आने वाला था। मैंने कहा कि टेलीविज़न के अंदर अगर आपने अपनी मर्ज़ी का काम नहीं किया, मगर फ़िल्म के अंदर आपने 2 बड़े अच्छे कैरेक्टर्स किए और आपको, मुझे लगता है कि आपने फ़िल्म ज़्यादा एंजॉय की है उस तरह। एक जो कुकड़ी और कुकड़ी नहीं, जावेद इकबाल मैंने, उसका आप लोगों ने नाम ही चेंज कर लिया। नहीं, वो इन्होंने जब नाम चेंज किया तो मैंने उसके साथ अपने आप को कभी एसोसिएट नहीं किया। अच्छा। ना मैंने उसका कभी पोस्टर लगाया, ना मैंने कभी उसका कोई प्रमोशन की। वो Why? कटी पिटी फिल्म है, उसका मैं क्या जोड़ूं अपने साथ। मैंने जो फिल्म की थी वो जावेद इकबाल थी, वो बैन हो गई, बस यहीं तक थी मेरे लिए वो फिल्म। उसके बाद उसको सिनेमा में लगाने की लालच में उसको काट पीट के छोटा करके नाम चेंज करके उसको पता नहीं क्या बांदर बना दिया उन्होंने। तो वो उसके साथ तो मैं अपने आप को एसोसिएट भी नहीं करता। मगर उसके लिए आपने काफ़ी मतलब आई सॉ कि आपने उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बड़ी की उसके हाँ, अंदर बड़ी आपने- मेहनत की उसके लिए। बहुत कम पैसे थे उसके अंदर, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था उसका, तो उस तरह से फिल्म अच्छी थी। बड़ा मैं लकी रहा हूँ इस मामले में कि मुझे अच्छे कैरेक्टर्स मिले हैं फिल्मों में। उन्होंने फेस्टिवल्स में क्यों नहीं भेजी, वहाँ आराम से भेजते। मोदी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा मुश्किल कैरेक्टर था, एक हकले लड़के का कैरेक्टर। मुझे तो ये, मैंने भी पीछे एक फिल्म की है टकसाली गेट, उसमें मुझे अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है। जावेद इकबाल टकसाली गेट मैंने देखी नहीं, मगर मैंने आपकी तारीफ मतलब बड़ी सुनी थी। मतलब मैंने वही देखा था जो प्रोमोज वगैरह में था। हाँ जी। तो वो ये है कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कितने ही अच्छे कैरेक्टर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे लकीली 3-4 कैरेक्टर अच्छे मिल गए हैं फिल्म के अंदर अब तक, और अभी तो काम किया ही क्या है मैंने, 6 तो फिल्में की हैं टोटल। जी, मेरा ख्याल है आपको और एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, जहाँ हम लोग कॉमेडी की बात करते हैं, आजकल कॉमेडियंस का बड़ा अच्छा दौर आया हुआ है। वाह वाह। हर चीज़ पे हमें गाली पड़ जुतियाँ रही पहनते हैं, है, हर चीज़ पे हमें कि ओ हो तुम लोग ये वो। आपको नहीं लग रहा कि ये माशरा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, या हर चीज़ के ऊपर वो जो इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया, या सेंस ऑफ ह्यूमर आपको लगता है कि इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही है? सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए वाकई ख़त्म होता जा रहा है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव कभी नहीं थे हम लोग चीज़ों को लेके, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब हमारे बड़ों ने भी तो दौर गुजारा है ना, वो भी तो जिंदा रहे हैं। हाँ। वो किसी डिप्रेशन में थोड़ी जाते थे एक जोक के ऊपर, ऐसे नहीं होता। आजकल जोक्स बर्दाश्त ही नहीं किए जाते, और मज़े की बात है कि सब अपने तौर पे करते रहते हैं वही सब कुछ। मगर उनका ये है कि किसी और ने कुछ कर दिया तो बस पकड़ लो उसको। लाइक मैं इस बात को यूँ लेता हूँ कि कभी किसी की ज़िंदगी में अगर खुदा ना खास्ता वीडियो लीक हो जाए ना, तो उस वीडियो में वो जो काम कर रहा है ना, वो काम शायद आधी अवाम ने भी किए हुए हो, पर उनकी वीडियो नहीं लीक हुई। सब ने किए होंगे वो, ठीक है, वीडियो नहीं लीक हुई सिर्फ। हाँ। तो बेसिकली जिसका लीक हो गया ना उसको पकड़ लो, या जिसका सामने आ गया ना कुछ उसको पकड़ लो। बाकी हम सब वही काम करते हैं। आज भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी आप चले जाएं, वहाँ काले को काला कहा जा रहा है, बहंगे को बहंगा कहा जा रहा है, लंबे को लंबा कहा जा रहा है, ठिंगने को ठिंगना कहा जा रहा है, मोटे को मोटा कहा जा रहा है। आप तो मिसाल है इस बात की। बिल्कुल। आप मुझे अभी बता सकते हैं कि कितने करोड़ लोगों ने आपको मोटा कहा होगा?
कितनी दफ़ा आप रिजेक्ट हुए होंगे सारी जिंदगी इसकी वजह से, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अचानक से आपको ही कहा जा रहा है कि मोटे को मोटा ना कहो। अच्छा, मजे की बात ये है, अब मैं बिलीव करता हूँ कि कॉमेडी हमेशा किसी के एक्सपेंस पे होती है। सही है। चाहे वो आप किसी की ज़ात का मजाक उड़ाएं, किसी के लिबास का मजाक उड़ाएं, किसी के बोलने का, मतलब हमेशा किसी के एक्सपेंस पे आएगी। मज़े की बात यह है, अगर मैं अपनी ही कॉमेडी अपनी एक्सपेंस पे कर रहा हूँ कि यार मैं तो एडा मोटा, अब अगला इस पे भी माइंड करता है कि हो ये आप क्या कह रहे हैं। हाल ही में एक अवार्ड शो था, मैंने सिर्फ आते साथ कहा था मैं ये रीड कर रहा हूँ, मैं होस्ट नहीं कर रहा, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इजाज़त ये भी नहीं थी कि आप सिर्फ जो लिखा हुआ है सिर्फ वो कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बड़ा गिला भी किया था यार। हाँ एग्जैक्टली, मैंने आपको कहा भी था, मैं कहा यार मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ। तो मुझे उसके बाद फिर ये हुआ, मैंने कहा यार अगर इस तरह है मैं फिर ना ही करूँ तो बेहतर है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चाइनीज़ खाने खाना जा रहे हैं और आपको वहाँ मैं जाके दे दूँ अच्छा जी आइए लें दाल खाएं, तो आप इस माइंड फ्रेम से आ रहे हैं ना कि भाई मैंने यहाँ चाइनीज़ खाना है, ये अगर मैं एडल्ट एंटरटेनमेंट देखने आ रहा हूँ, थिएटर देखने आ रहा हूँ, तो मुझे उस माइंड फ्रेम से आना चाहिए। सो अगर मैं किसी को होस्टिंग के लिए बुला रहा हूँ कि भाई आपने ये जोक्स पढ़ने हैं, तो मैं फिर इस चीज़ को माइंड क्यों करूँ। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। देखिए मैंने भी एक थिएटर प्ले किया जिसका आप कह रहे हैं बड़ा हिट गया वो। जी बिल्कुल। 10 शोज सोल्ड आउट, बिल्कुल महंगा टिकट बावजूद भरा हुआ हॉल, ठीक है, और सब हंस रहे हैं उसके अंदर। मैंने इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा मैं अपनी कॉमेडी करूंगा वो जो मैंने अपने सारे सीनियर्स को करते देखा है, जो मैंने उमर शरीफ को करते देखा है, जो मैंने मोइन अख्तर साहब को करते देखा है, जो मैंने अनवर मकसूद साहब को करते देखा है, जो मैंने अपने हर सीनियर को करते देखा है, ठीक है, अमानुल्लाह साहब से लेके सब लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। आज भी टीवी पे जितने लाहौरी कॉमेडियन बैठे हुए हैं वो जोक्स कर रहे हैं। अभी कोडू साहब का बेटा था उस शो में, उन्होंने सामने 3 बैठे थे, उन्होंने कह दी थी बारात कुत्ते थे ऐसी ठीक है तो इस तरह की इतनी चीजें देख घर दे सामने कुत्ता खलो गया, ने कहा तू मेरा फ्रेंड मारता है सही है। तो कितनी उसको लगाई उन्होंने झुकते हैं, ठीक है। बट मैं डरता रहा कि मैंने एक करनी है और सोशल मीडिया ने मुझे उठा के बाहर फेंक देना है कि यार तुमने क्यों किया, उनको नहीं कह रहे। मगर आप Why are you afraid of cancel culture? नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं उसको इसलिए नहीं करना चाहता। मैंने कहा वो ही ना मेरी बात से ना ऑफेंड हो जाए। Okay. कि वो कहता मैं तो इतना था मैं हिले तो तू क्यों की थी। तो मैंने जब इस ड्रामे में किया तो मैं और वसीम भाई दुबई जा रहे थे, वसीम अकरम साहब, तो हम मिल गए वहाँ लाउंज में, तो हम बैठे हुए थे। तो मैं उनको बता रहा था यार मेरा थिएटर प्ले हुआ बड़ा हिट गया। कहता यार मैं ऑस्ट्रेलिया में था मैं नहीं देख सका। मैंने कहा तो इतने में मैं उन्हें यही बता रहा था कि मैंने इस दफ़ा ना खुल के किया है, मैंने नहीं कोई किस चीज़ का वो रखा। इतने में एक कपल आता है और वो साहब जो थे वो अपनी बेगम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़े लिखे अमीर लोग हैं वो, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव लाउंज में बैठे। तो वो खींच रहे उनको ना कि नहीं 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 तुम नहीं बोलोगे। कहती नहीं मैं बोलूँगी, जो मैंने बोला है वो मैं बोल के जाऊँगी। ओह अच्छा। अब मुझे समझ आ गई क्या कहानी है। वो आई और उन्होंने कहा कि आई लव्ड योर प्ले, आई लव्ड योर एक्टिंग, बट कब तक हम लोग काली लड़की को काला कहते रहेंगे और फलाने को फलाना कहते रहेंगे। मैंने कहा मेरे पास इसका सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, एक ये कि जिसके ऊपर जोक मारा जा रहा था उस ड्रामे में वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, एक एक्टर है, उसे भी मना कर देना चाहिए था कि यार ये अगर जोक होगा तो मैं नहीं, सॉरी, ठीक हो गया। नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने वो जोक मारा तो ऑडियंस में से बू की आवाज़ आनी चाहिए थी, 500 लोगों का कहका और 7 तालियां नहीं आनी चाहिए थी। समझ रहे हैं? नहीं एग्जैक्टली। देखिए मैं कैसे आप मतलब मैं एक जोक मार रहा हूँ 500 लोग हंस रहे हैं और गलत मैं हूँ। I think we are taking ourselves too seriously, ठीक है ना। और ये सिर्फ काले गोरे और उसकी बात नहीं है, ठीक है। यार मैं जब फिल्म में आया, ठीक है, लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया क्राउड ने मुझे बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। because you were a nobody ना। सही है। मैं सबा के साथ फिल्म में आ रहा हूँ और जो उस वक्त का डीवा मैगजीन आ रहा है उसमें कवर पे सबा के साथ मोहिब मिर्जा, मैं नहीं हूँ। समझ रहे हैं? तो एक नए एक्टर के साथ क्या गुजर सकती है। बट मैं बहुत थिक स्किन हूँ शुरू से, मुझे नहीं फर्क पड़ा। मैंने कहा मेरी फिल्म आएगी, लोग काम देखेंगे, बस वो मेरे लिए जरूरी है। मुझे पोस्टर पे आऊँ ना आऊँ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे शायद पड़ता है फर्क, यार मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, इसमें मैं कहाँ हूँ पोस्टर पे, मुझे पहले बताया आप। कितना जरूरी है आपको लगता है इमेज हमारे बिजनेस में? बहुत ज़रूरी है। मेरी एक इमेज ही है ना कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि कंट्रोवर्सी से शुरू किया सबसे पहले, वो मेरी इमेज है। वरना लास्ट कंट्रोवर्सी तो मेरी 4 साल पुरानी है, लेकिन इमेज ऐसी है कि साली गेट से भी आपकी, ठीक है,
टकसाली गेट से। टकसाली गेट से भी आपकी आई है इमेज, क्योंकि जी उन्होंने कहा जी इतनी बोल्ड फिल्म की है और ये किया वो किया, उसमें भी आपकी वो बन कंट्रोवर्सी गई है ना, एक इमेज ऐसी बन गई है कि उसके साथ मैं टकसाली गेट कोई और करता उसके बारे में ये इतनी बात ना होती, मेरे बारे में ज़्यादा हो। हाँ ठीक है, तो वो इमेज का ही हिस्सा है वो। तो मुझे इस इमेज से बिल्कुल मसला इसलिए नहीं होता, मैंने बड़ा काम खोया इसके पीछे। नो जब भी कभी कोई कहता है कि यार ये कंट्रोवर्सी में होता है फलाना, तो कई लोग डरते हैं, क्लाइंट्स डरते हैं शायद कि यार ये पता नहीं क्या कर देगा, इसको स्टेज पे चढ़ाया तो पता नहीं क्या बोल देगा। हालांकि मैंने इतना लाइव शोज किए हैं, टीवी पे भी, स्टेज पे भी, अवार्ड शोज, सब कुछ किया लाइव, कुछ ऐसा नहीं है। मगर एक इमेज बन जाती है, उससे नुकसान भी होता है, बट मुझे फ़ायदा भी है इससे। मुझे बहुत सारे फालतू लोग मेरे करीब नहीं आते, वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। और मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो लोगों को गालियाँ देता फिरता है और फलाना। मैं तो एक बड़ा फनी सा आम नॉर्मल इंसान हूँ, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसा हूँ। मैंने आई थिंक जितना भी टाइम में आई हैव नोन यू, आई हैव नेवर सीन यू प्राउड या एरोगेंट, मैंने कभी आपको नहीं देखा। यू ऑलवेज बीन वेरी डाउन टू अर्थ। इमेज ऐसी बनी हुई है, तो मैं फिर जाता हूँ उस इमेज के साथ कि ठीक है यार, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सब लोग मुझे अंडरस्टैंड करें। देखिए, आपके करीबी दोस्त या आपकी बेगम जैसे आपको समझती है, सब तो नहीं समझते, आप सबको समझाने भी नहीं जाएंगे, जरूरी भी नहीं है ना। इसी तरह मैं नहीं चाहता मुझे सारे लोग बहुत अच्छा इंसान समझे, जैसा समझ रहे हैं। You think your better half Ikra, she faces the aftermath जो आपके साथ आती है? नहीं, क्योंकि इतना है नहीं जितना ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग, मुझे फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, मुझे आवाम भी बहुत प्यार करती है। जो सोशल मीडिया आवाम है, अगर आप देखें तो उस दिन मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक शाउट आउट बनाया, ठीक है, उसके मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिली। उन्होंने अपनी कोई नई चीज़ लॉन्च की है, उसकी कैंपेन थी, उन्होंने मुझे इतने पैसे ऑफर किए, मैंने वो बनाया, बात ख़त्म हो गई। अब उसके नीचे लोग मुझे लिख रहे हैं इट्स टाइम टू अनफॉलो हिम, जो दूसरी पार्टी से है। मैं उन दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, जैसे मैंने वो पार्टी तो नहीं ज्वाइन की। मेरा वोट तो सीक्रेट है, मेरा, आपका भी है। आप किसको वोट देते हैं ये आपकी मर्जी है, आप बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें ना बताएं। यहाँ तो आपको पता नहीं है, हम लोग पार्टियों को इस तरह देखते हैं कि जिस तरह मतलब तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अच्छा इसका ईमान ये है, हाँ, इस तरह देखते हैं। आप अपनी पार्टी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं अगर आप जिसमें हैं तो, ठीक है, ये भी हो सकता है, हजारों लोग करते हैं। मगर यहाँ पे बहुत सीरियस लिया जाता है इन सारी चीज़ों को, और जिन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए उनको नहीं लिया। तो खैर मैंने वो बनाई वीडियो, तो नीचे लोग रखे वो कैंसिल करने का टाइम आ गया, तो मैंने देखा उसको, तो 400 कमेंट्स थे, जिसमें से 100 कमेंट्स ये थे, ठीक है, और 300 नॉर्मल थे। और ऊपर मैं लाइक्स देखता हूँ तो कोई 3-4 हज़ार 2,500 लाइक्स हैं उसके। तो वो 100 लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो मेरे हर इस तरह की चीज़ पे यही होता है, वो नहीं है इतने ज़्यादा लोग, समझ रहे, ये करने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए। थोड़े से एक्सट्रेवेगेंट हैं आप कई चीज़ों में। लोग कहते हैं कि आप ज़रा पब्लिक स्टंट्स करते हैं, कुछ चीज़ें आप जानबूझ के कह देते हैं। इसमें कितनी सच्ची बात है? क्योंकि पता लगता है एक टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए थे, वो जब टर्किश ड्रामे भी आए थे और इस तरह की चीज़ें, तो हर टर्किश ड्रामे में मैंने एक स्टेटमेंट दी थी। नहीं, उन दिनों आपके काफ़ी आ रहे थे। नहीं, उस पर आ रहा था, कभी इस पे आ रहा था। नहीं, वो ये एक ही स्टेटमेंट को ना आप तोड़ के भी चलाते हैं। उसके बारे में किसी ने कुछ कहा और मैंने उसको जवाब दिया, तो वो 2 बन गई। अच्छा, बात तो एक ही हो रही है ना। तो वो हुआ था, एक वो मैंने हानिया को कुछ कह दिया था। एक मैंने बस वो उस शादी वाला वाक़या हो गया था नौशीन के साथ, ठीक है, 3 हो गई। अब बड़े से बड़े एक्टर की निकालें, इससे ज़्यादा है। बात यह है कि मेरी वाले जो मजाक थे ना, वो लगते हैं लोगों को, कुछ लोग उस पर हंसते हैं, कुछ लोग गुस्सा होते हैं, तो इसी तरह ज़्यादा वो फ्यूल्ड अप हो जाती हैं चीज़ें। तो बस वो मसला है और कुछ भी नहीं है। और वो भी ये सारे अभी मेरे दोस्त हैं। अगर इतनी बड़ी वो बातें होती ना, तो मैं और नौशीन अगर कभी अब मिलते हैं, आप हमें मिलते हुए देखें, या मैं और हानिया जब मिलते हैं आप हमें मिलते हुए देखें, या मैं और टर्किश एक्टर को भी मिलेंगे तो आप वो भी मिलते हुए देखिएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कभी जानबूझ के कोई चीज़ की है? जानबूझ की ये व्हाट्सएप अभी देखें, ये फ़ोन मेरे सामने पड़ा है, ठीक है, हम बैठे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं एक बात करूँगा, ठीक है, यूँ ले लेते हैं, मैं अभी शो पे आ रहा था, मुझे उमर का मैसेज आया, कहता भट्ट साहब से पूछेगा पैसे क्यों नहीं देते शो पे आने के। ठीक है। अब मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ से फ़ोन उठाता हूँ और ये देखिए, अब मज़े की चीज़, आप लाइव बनेगा ये मैंने फ़ोन उठाया, मैंने इंस्टाग्राम खोला, ये मैं स्टोरी पे गया, ठीक है, और ये मैं आपकी तरफ कैमरा किया। हाँ जी, उमर आलम साहब, आपने कहा था कि भट्ट साहब से पूछना
कि आप पैसे क्यों नहीं देते, ये भट्ट साहब खुद जवाब देंगे। सर वो मैं गुर्दे के ऑपरेशन के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है जी, अब ये स्टोरी बन गई है। हाँ जी। अब मैं इसको टैग करता हूँ उमर आलम को। अब मुझे बताइएगा कि इस सारे मामले में, और ये मैंने टैग करके, मैं आपको भी टैग कर रहा हूँ, ये सारे मामले में कोई हमारी इंटेंशन ऐसी है कि हम इसमें किसी को जलील करना चाह रहे थे और इससे माइलेज लेना चाह रहे हैं? मगर बन जाएगी ना इसमें, हैं? फिर बन जाएगी इसमें। नहीं, बन तो किसी भी जाएगी, और किसी हो सकता है किसी ने की भी हो, बेचारे की नहीं बनती। हाँ ठीक है, पॉइंट ये, खैर अभी मैं नहीं लगा रहा, मगर आप ही नहीं लगे क्योंकि अभी तेरी आई नहीं है पैसे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें होती हैं कि ये फन एंड जोक्स होते हैं। इसके अंदर अगर वो बन गई कोई बात तो बात खत्म भी हो जाती है, क्योंकि 2 दिन बाद जब आप गुस्सा आपका ठंडा था, आप कहते हैं यार कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। अच्छा, मैंने ना ताबिश का इंटरव्यू, मतलब मेरे ख्याल है वो जो पहली हमारी पॉडकास्ट थी वो ताबिश की थी। तो ताबिश ने एक बात की थी, कहते यार वो जब मैं और आप होस्टिंग कर रहे थे ना, तो ये बड़ा था कि अच्छा यार वो अहमद की आंखों में गुस्सा था और पता नहीं जल गया था। सोचे मैं एक्चुअली ना, मैं जब भी कोई आता है, कोई विटी बंदा आता है, मैं एक्चुअली इतना एंजॉय करता हूँ। अब जिस तरह आपने मुझे एक जोक मारा है, मैंने आपको एक मारा, मुझे अच्छा लगता है कि यार अच्छा कोई सेंस ऑफ ह्यूमर वाला है। 10 दफ़ा मैंने विक्की भाई के साथ काम किया हुआ है, कहते वाजिद वगैरह के साथ काम करता रहता हूँ। जोक्स में कहते यार लाया करो, क्योंकि रिएक्शन की अपनी एक कॉमेडी होती है। आई थिंक मैं और आप कोई लक स्टाइल का कुछ होता, पता नहीं कौन सा एक था शो जिसमें कर रहे थे, तो उसके एंड में रिव्यूज़ आना शुरू हो गए थे कि यू डिड अ जोक जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। आई थिंक एसन वाला था। उसके बाद ना लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, कि वो अहमद अली भट्ट को होना चाहिए था और ये वो सारा कुछ। मुझे उस चीज़ की इससे इतनी ख्वार हुई थी, मैं कहा यार देखो, हालांकि वो जोक था और मैं उस पर हंसा था, मैं एक्चुअली उस जोक पे हंसा था। हाँ, मैंने कहा यार वो यार मतलब ही वेंट देयर, मगर उसका रिएक्शन बहुत बुरा आया था, ठीक है ना। और वो पता क्यों रिएक्शन आया था? रिएक्शन इसलिए आया था कि एहसन ने स्टेटमेंट दे दी थी और ऐसा कुछ हो गया था, नहीं बोलना और वो किसी ने जोक जो है वो लिख के लगा दिया था। लिखा हुआ जोक और कहा हुआ जोक बड़ा फर्क होता है। ये वही था, पता है क्या, वो मैंने एक जोक किया था जिसमें आयशा का मैंने दिखाए थे अम्मी अबू, और वो मैंने डॉव्स हमारे जो एक्टर्स थे उनको बुलाया था, तो उस वक्त सारे ऐसे। और अगले दिन क्या हुआ था, ठीक है, अगले दिन को हो जी इन्होंने डॉफ कम्युनिटी का जोक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो असल में फिर मुझे लगता है वो लोग इससे कुछ लेना चाहते हैं माइलेज, हम तो नहीं लेना चाहते थे। हमने इसलिए तो हम तो खड़े थे वहाँ एंटरटेन करने के लिए यार, लोगों को हंसाने के लिए, और लोग हंस रहे थे। अगर ऐसा होता, मैंने कहा ना कि मैंने जोक मारा, सारे क्राउड से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई शेम ऑन यू, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा फिर भट्ट साहब। सही है, अगर मुझे हाफ क्राउड भी कहता है ना शेम ऑन यू, मैं दोबारा नहीं करूँगा ऐसा जोक। आपका अपना एक मॉरल कंपास है कि यार अच्छा मेरा अपना ये सेंसर है, मैंने ये यहाँ से आगे नहीं जाना क्योंकि मेरा है। सर मैं अक्सर जब लिख रहा होता हूँ ना, मुझे होता है कि नहीं यार, मैंने लाइव मैराथन्स भी की हुई हैं, मैंने 4-4 घंटे लाइव भी किया हुआ है टीवी के ऊपर, तो जाहिर है वो है इसीलिए किया हुआ है। मैं K2 में लाइव करता था जहाँ पे पख्तून कम्युनिटी पे जोक करना मना था, तो आप जोक भी नहीं कर सकते उनके साथ, और फिर भी आपको लाइव करना है और कॉमेडी करना है। सोचे कितना मुश्किल रहता होगा। तो आपने किया हुआ है क्योंकि आपके वो बाउंड्रीज बनी हुई हैं। हम जिन घरों से आते हैं वहाँ पे भी हैं ये सारी। तो ऐसा कोई नहीं है, कभी जिंदगी में आपने देखा हो किसी शो में या कभी मेरे मुंह से कोई गाली निकल गई हो, ठीक है, तो इतना तो आपके अंदर होता है, और आम जिंदगी में हम देते होंगे सब लोग। और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि एक आपको पंच आते हैं और आपको लगता है कि यार ये कमाल का जवाब होगा, लेकिन आपका एक अंदर का एक सेंसर होता है, कहते बस नहीं। जब आपका और वो ताबिश वाला हुआ था, ताबिश मुझे बहुत पसंद है। कई लोगों ने मुझे कहा कि यार ये देखो यार ताबिश जिड़ा ने बट नू खा गया, मैंने कहा बट ने बड़िया नू खाया है और रज्जे ने, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं, आप पता नहीं कब से कॉमेडी कर रहे हैं। ये कंपैरिजन्स और ये सारी चीजें और ये जल गए और फलाने हो गए, इसकी जरूरत नहीं है। खा जाने का क्या होता है। मैं एक आपने एक शो किया था, मैं कहता कमाल, मैं हंस के, आई थिंक अली जफर के साथ आपका था, बिल्कुल लक्स, यार इतना मजेदार वो ओपनिंग थी, आई रियली एंजॉयड दैट। और मुझे ना वो होता है कि अच्छा जिस साल मैं नहीं कर रहा ना, तो उस साल होता है कि वो अच्छा जी एनु रिप्लेस करता है ये सारे। मैं कहा भाईजान खुदा के वैसे मैं हर साल नहीं मैं करना, कोई भी हर साल ना क्लाइंट चाहता है ना हम चाहते हैं, कितना कर लेंगे, कितना खत्म हो जाएंगे ऐसे ही। आप हो गए, ताबिश हो गया, वासे हो गया, मैं हो गया, ये हमारे जो अब के गिने चुने कमेडियंस हैं और जो कि एक्चुअली ट्रू कॉमेडी को अंडरस्टैंड करते हैं। वाकई ये इतना रेयर अब है। मैं एक्चुअली अब अगर किसी अच्छे कमेडियन को मिलता हूँ ना,
मैं एक एक्चुअल एक्टर से ज्यादा उसकी इज्जत करता हूँ, बिकॉज मुझे मतलब आप पता है देखिए, कितना खुद rare देखें, है। उमर शरीफ साहब नहीं है, बिल्कुल, मोइन अख्तर साहब नहीं है, ठीक है, नसीब। यही दो लोग थे जो होस्टिंग्स किया करते थे बिल्कुल, अमूमन अवार्ड्स में भी और वैसे भी, ठीक है, ये दोनों अब नहीं है। पीछे हमारे पास कौन था? आप, वासे चौधरी, फिर मैं आया, फिर ताबिश आया। इन 4 कॉमिक होस्ट के अलावा आपको कॉमिक होस्ट 5वां बताएं मुझे, और ये 26 करोड़ आवाम का मुल्क है, आई थिंक नहीं उसका नहीं। ठीक है, जो होस्टिंग करता हो, कॉमेडी ना करता हो, जो कॉमिक होस्टिंग करता हो, नहीं है भट्ट साहब, ठीक है। 26 करोड़ में से 4 कॉमिक होस्ट हैं हमारे पास। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, एंड आई एम श्योर ताबिश के लिए भी फख्र की बात होगी कि हमारा नाम, क्योंकि मोइन साहब और अनवर साहब, मोइन साहब और उमर साहब के बाद हमारे पास 2 ही कॉमिक होस्ट थे, एक वासे चौधरी और एक अहमद अली भट्ट। तो अब हमारा नाम उसमें डाल दिया गया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ताबिश के लिए भी होगी जिस तरह का वो बंदा है। जी, मैंने अल्लाह जन्नत नसीब करे, मोइन अख्तर साहब ने मुझे एक दफ़ा खुद कहा था, और मुझे याद है मैंने नई क्योंकि फ़रिया अल्ताफ़ ने मुझे पहली दफ़ा कहा था कि तुम होस्टिंग करो, तो मैं किसी शो पे कर रहा था, और मोइन अख्तर साहब को मैंने मतलब वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो उन्होंने ईपी को इंट्रोड्यूस करवाना था। मैं बैक स्टेज पे खड़ा था, तो मुझे कहते हैं हाँ भाई तुम्हारा मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, वो तुम जो जैट एंड बॉन्ड कर रहे हो, कहते तुम अच्छा होस्टिंग अच्छी करोगे। और उन्होंने आज तक मेरी होस्टिंग नहीं कभी देखी थी, मगर उससे पहले मैंने 2 शोज़ फरिया के साथ होस्ट किए थे, वो उन्होंने देखे नहीं हुए थे। तो मुझे वहाँ से भी याद था, मुझे याद था कि यार मैंने मतलब ही नेवर सॉ मी होस्टिंग। उमर शरीफ साहब ने मेरी होस्टिंग देखी और वो जज आए थे उसमें, तो मैं वो होस्ट कर रहा था। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, जो उनका इंट्रोडक्शन कराने के बाद और थोड़ा 1-2 सेगमेंट्स के बाद, तो उन्होंने कहा कि अच्छा कर रहे हो तुम, पक्का जुमला देते हो। तो ये छोटी चीज़, हाँ, मेरे लिए बड़ी बात थी वो। यही छोटी चीज़ें आपको याद रखती। अच्छा चलें, ये तो हमारे गम हैं, हम कमेडियंस के गम हैं, ये तो आगे चलते ही रहेंगे। एक और गम है आपकी ज़िंदगी में, आपकी खूबसूरत बेगम, वो स्टंट ये करना। तो खुशी है, हाँ वो तो खुशी है ना, तो गम नहीं है। गम उसके लिए। मैं बहुत जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो स्टंट करना लाजमी था, उस पे बड़ा कुछ हुआ था, वो जो लक्स वाला प्रपोजल उसमें ये कुछ हुआ था कि उस शो में बहुत बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्म कर रहे थे, और अगले दिन जब अखबार आया तो एक बड़ी सी मेरी और उसकी तस्वीर थी, और पहले ही उन्हें 10 पॉइंट्स आते हैं कि उसमें ये चीज़ें थी, तो पहला पॉइंट हम थे। तो मेरे लिए तो बहुत था वो सीन ये था कि फ़रिया अल्ताफ़ हर दफ़ा कुछ नया करना चाहती हैं शो में। तो फ़रिया चाहती थी कि मैं इकरा को प्रपोज करूं ऑन स्टेज। ये उसका आइडिया था, फ़रिया अल्ताफ़ का आइडिया। आपका आइडिया नहीं था? नहीं, मेरा जो आइडिया। तो फ़रिया ने कहा कि रोमांस दे पॉइंट देते हो, कटो है पॉइंट्स। तो फ़रिया का आइडिया था, फ़रिया ने कहा कि आप ना इकरा को, ऐसे हो रहा था कि क्या करें, कुछ नया, कुछ यासिर, कुछ नया करना है। इस दफ़ा की थीम जो है ना वो लव है, बॉन्डिंग, जैसे फ़रिया करती है बॉन्डिंग कुछ। और इससे पहले क्या करते हैं, यू हैड नो आइडिया कि यू वांट टू प्रपोज टू इकरा? नो, मैं उसको प्रपोज किया, मैं उसकी अम्मी से मिल चुका था। अच्छा, मिल चुके थे? हाँ, बात तो पक्की हो चुकी। मैं बताता हूँ भाई, फरहान और उर्वा की भी तो बात पक्की हो चुकी थी ना, लेकिन वो उसको लेके गया ना एफिल टावर, और वहां घुटनों में बैठ के उसे प्रपोज किया। ठीक है, आपने भी ये स्टंट कभी तो मारा ही होगा, सबने मारा होता है। और बड़ा पिछले भी नंबर काटे गए ने। मैं तो लंदन दी बस से प्रपोज किया सी यार, बड़ा लंबा टाइम। हाँ, तो बात यह है कि कभी ना कभी ये लड़कियों को पसंद होता है हमारे यहाँ। अंग्रेजी फिल्में देख के बड़ी हुई हैं लड़कियां, बिल्कुल। वो कहती हैं कि लड़का चाहे हमारी शादी होने वाली हो, उससे पहले घुटनों पे एक दफा बैठ के फूल पकड़ा दे। ठीक है, यही होता है। तो इकरा ने मुझसे कहा था कि तुमने कभी मुझे ऐसे प्रपोज नहीं किया। अच्छा, तो वो बात मेरे जहन में थी कि उसके भी दिल में ये बात है कि उसने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ऐसे आइडियल प्रपोजल्स थे हमारे यहाँ, लोगों ने किया हुआ था एक दूसरे को प्रपोज। आप लाहौर के जो कैफेज, चाय खाने खुले में हैं, आप उसमें जाए और एक चीज़ नोट कीजिएगा, वहाँ उन्होंने कॉर्नर पे एक फूलों का एक छोटा सा स्टेज बनाया हुआ, इतना बड़ा, और उसके आगे एक छोटा सा फूलों वाला काउंटर है। वहाँ लड़के लड़कियां जब अपनी बर्थडे मनाते हैं, जो डेट कर रहे हैं, वो वहाँ खड़े होके प्रपोज करते हैं। उसके साथ बोर्ड लगा, कमजोर गोडों वाले यहाँ ना आए। तो इस तरह का सिलसिला है भाई, हमारे यहाँ नॉर्मल है ये बात। तो इट वाज हर आइडिया, मगर एक्चुअली हैड नो आइडिया एट ऑल। वो मैं तो इसके लिए कुछ क्या उठा लूं कि लोगों को यकीन आ जाए। तो कहती कि जैसे तुम इकरा को प्रपोज कर दो। मैंने कहा हाँ, मैं इकरा को प्रपोज कर दूं।
तो बात मुझे लगा मजाक में आगे चली जाएगी। उसने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि सोचो तुम इकरा को प्रपोज कर दो, तुमने शादी तो करनी है उससे। मैंने कहा हाँ। तो कहते तुम उसको उस पे अवार्ड से प्रपोज, यासिर कभी नहीं हुआ किसी अवार्ड शो पे, ये कभी भी नहीं हुआ, ये मैचेस में हुआ है, नो ऑडियंस में बैठ के हुआ है, लेकिन अवार्ड शो पे किसी ने नहीं किया स्टेज के ऊपर। मैंने कहा यार देखो, अगर हुआ भी ना तो स्टेज पे नहीं मैं कर सकता। मुझे इतना आइडिया उस वक्त भी था कि बहुत मुश्किल काम, ठीक है, क्योंकि आप एक्ट से निकल के नेचुरल होने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो खैर तीसरा पार्टनर उसमें डाला गया, वो थी फीफी हारून। फीफी ने कहा कि मैं तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के दूंगी यासिर, एक भरपूर सा स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो तुमने ना बोलना है। मैंने कहा ठीक है। अब बात बनती जा रही थी, मैं भी एक्साइटेड हो रहा था, मुझे वो भी याद था कि यार उसको भी अच्छा ही लगेगा। अब जब वो स्क्रिप्ट लिख लिया गया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, तैयारी की इसकी शुरू। बात ये हुई कि किसी को नहीं बताएंगे, और इकरा को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, और इसको बिल्कुल खामोश रखना है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पूरी तैयारियां कर रहा हूँ और इकरा को नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, उसी दौरान अली ज़ीशान ने कहा कि क्योंकि यू गाइज आर टुगेदर, तो मैं तुम लोगों के कपड़े डिज़ाइन करना चाहता हूँ जो एक जैसे हो। तो हमने एक जैसे कपड़े पहने उस अवार्ड के रेड कार्पेट पे, वाइट कपड़े कुछ उसने बनाए थे, तो वो हम पहन के गए। अब जब मैं बैक स्टेज पहुंचा हूँ तो अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस हुई कि ज़ारा और असद तुम्हारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो एक काम करते हैं कि उनको ना हम, क्योंकि एक शक जहन में आया कि अगर इकरा ने उस वक्त प्रेशर में आके इनकार कर दिया तो तुम तो जलील हो जाओगे। उसने कहीं सेकंड थॉट आ गई उसको कि यार अभी हमारी बात तो नहीं पक्की हुई, तो मैं इन सबके सामने क्यों करूँ। एग्जैक्टली। तो मैं डर गया, मैंने कहा तो बड़ी शर्मनाक हरकत हो जाएगी। तो उसने कहा काम करते हैं, ज़ारा और असद को इकरा के राइट एंड लेफ्ट बिठा देंगे ताकि मॉरल सपोर्ट। तो वो ऐसे करेंगे, कम ऑन कम ऑन। उसने करके भी बताया फरियाना कि कम ऑन से यस। तो मुझे ना वो विजुअल देख के मुझे लगा तो ज़ारा तो पुल ऑफ कर ही नहीं, असद ने इतनी ओवर एक्टिंग करनी है सीन में। मैंने कहा ये तो पकड़ा जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, उनको नहीं बिठाना, आप उनको जहाँ बिठा रहे वहीं बिठाएं, वो जहाँ बैठी नेचुरली उसको वहीं बैठने दे, हम कुछ कर लेंगे। अब मेरा दिल कहे कि मैं उसको बता दूं, फिर मैंने कहा बता दिया तो नेचुरल रिएक्शन जो मैं भी अब देखना चाहता हूँ कि क्या आएगा, वो नहीं आ सकेगा। खैर मैं बैक स्टेज गया। अब मैं और सबा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी उसकी होस्टिंग चल रही है। तो वो हम होस्टिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने, फरिया ने मुझे कहा यासिर तुम्हें डर तो नहीं लग रहा इस पे। हाँ। तो उसने जैसे ही कहा तो मुझे लगना शुरू हो गया। तो मैंने कहा हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। 3-4 सेकंड बाद मैंने कहा फरिया मैं नहीं कर सकता। व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता यासिर, मैंने गाना ऑन क्यों रखा हुआ है, नहीं तुम्हें करना है। मैंने कहा फरिया मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा मैं नहीं करता, मुझे सारी स्पीच भूल गई है। छोड़ो स्पीच को, तुम बगैर स्पीच के कर दो, बस तुमने करना है। फरिया मुझे कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा हाँ करना है। अब मैं सबा गया, हमने जाके अपना एक्ट किया। एक्ट करके आप वापस नहीं जाते बैक स्टेज, और दूसरे लोग आते हैं। तो मैं बैक स्टेज जा रहा था और जाते वो एक गली सी उन्होंने बनाई हुई थी लाइटों वाली, उसमें मैंने सबा का हाथ छोड़ा है। मैंने कहा मैं जरा इकरा को प्रपोज करके आता हूँ। तो सबा यूं खड़ी हुई थी, हैं क्या सीन होने वाला है। तो मैं गया हूँ स्टेज पे, और उसके बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे होंठ सफेद हो गए, स्क्रिप्ट मैंने बोला ही नहीं, मैंने अपना ही कुछ बोला। नदीम साहब उधर बैठे थे, उनको भी बीच में शामिल कर लिया। नहीं वो तो फिर ये स्टाइल अवार्ड्स का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है। आई थिंक वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स किसी को नहीं याद। नहीं, उसके बाद शादी, प्रपोजल याद है। उसके बाद शादी भी हो गई ना, वो ना होती तो वो इतना आइकॉनिक भी नहीं। अल्लाह खैर। नहीं बट both of you are looking amazing and mashallah you have a wonderful son also. How has fatherhood affected you? ये भी मुझे रिसेंटली एक मैगजीन का भी आया कि हमें इसका जवाब दे दें और साथ बच्चे के साथ तस्वीर भी दे दें कि हमने फादर्स डे पे लगाना। तो फादरहुड यार डरा देता है थोड़ा सा आपको, है ना, थोड़ा डर ज़्यादा लगने लग जाता है बस। आई थिंक हर बाप फट्टू बन जाता है। हाँ ऐसा ही है। तो बस ये एक फ़र्क पड़ा है। और बाकी मैंने पिछले एक इंटरव्यू में भी एक चीज़ कही थी जो काफ़ी वायरल हो गई थी। वो ये था कि मेरा बच्चा सेकंड नंबर पे आता है, मेरी बीवी पहले नंबर पे आती है। तो बच्चे से मुझे बेहद मोहब्बत है। हर बाप को होती है, रेयर ही है कोई किसी बाप को अपने बच्चे से प्यार ना हो। वो दिखा ना पाता हो ये अलग बात है, लेकिन होता तो है, सबको होता है। तो मुझे बहुत प्यार है अपने बच्चे से। उसके आने के बाद मुझसे काम पे जाना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं 100 तरीके लगाता हूँ कि उससे मिले बगैर निकल सकूँ, लेकिन इकरा ने सख्ती की हुई है कि नहीं, इसको बाय बाय की आदत डालो कि खुदा हाफिज़ करे जाते हुए। तो अच्छा है कि उसे हो भी गई है। तो वो अब एक छोटा सा गली का चक्कर लगवा के उसे फिर वो बाय बाय कर देता है मुझे। तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन दिल करता है बार बार कि जल्दी से जल्दी घर जाया जाए। हाँ, इंसान घर आ जाए जल्दी। आई थिंक आपको बड़ा एक ग्राउंडेड एक्सपीरियंस होता है। मुझे पहले डर नहीं लगता था, स्पेशली शादी के बाद भी इतना नहीं डर लगता, मगर
अब मुझे ट्रैवलिंग से डर लगता है, मुझे होता है कि यार घर खैर से फोन जाए बस। मुझे भी होता है हाँ कि मैं वो एक डर खैर से बैठ घर जाता है, पहुंचो, खैर खास तौर पे फ्लाइट्स में हाँ वो बहुत शदीद एक होता है। तो वही होता है कि इंसान डर या व्हाट्सएप तो बड़ी नॉन, ये तो कॉमन बातें हैं। काफी नो है, मगर हम वही होता है ना, हम मर्द बंदे बात नहीं करते इसके ऊपर, क्योंकि हमें होता है कि अच्छा औरतें बात कर लेती हैं, हाँ। हम बापों को मौका नहीं मिलता। हाँ आई थिंक me especially after my son, the thing I learned was कि जिंदगी आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है, everything revolves around him और her। तो मुझे मेरी बेगम अक्सर ये कहती है कि आप मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते, तो मैं आगे से अक्सर कहता हूँ नहीं नहीं तो हाँ कभी कभार हो जाता है, बट आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हर। हाँ नहीं मजे की अब मुझे याद था कि हम सारे दोस्त जैसे वो हसन है आता है, उसको मैं फ़ोन करता हूँ, हाँ क्या कर रहा है, कहता है मैं अभी इसके साथ जो है ना वो उसको नगेट्स खिला रहा हूँ या बेटी के साथ कुछ कर रहा हूँ। और मैं कल परसों असद को मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा तूने फ़ोन नहीं उठाया, तो कहता है हाँ यार वो मैंने तुझे फ़ोन किया तूने नहीं उठाया, फिर तू जब कर रहा था तो मैं इसको दूध पिला रहा था। यू सेड कि यू डोंट वांट योर सन टू बी एन एक्टर। अच्छा वो उसका मतलब कुछ और ले लिया गया, वो लोग वो उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं बीवी भी एक्टर है, खुद भी एक्टर हो और बच्चे को नाना, क्या हिपोक्रेसी है भाई। हिपोक्रेसी नहीं है ये, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप जिस तरह का काम हो रहा है और मेरा बच्चा आके कोई फिल्मों का शान तो नहीं बन जाएगा, इतनी फिल्में नहीं बनती, तो अगर वो टीवी में काम करेगा तो टीवी में काम अभी एक्टर्स के पास करने को कुछ भी नहीं है। 1.5 घंटे की कहानी जब 30 घंटे पे जाती है तो एक्टर के पास क्या रह जाता है, वो एक्सपोज होने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। आप हमारे सबसे अच्छे एक्टर्स भी उठाए तो वो नो मल्टीपल सीन्स में बुरी और वही एक्टिंग कर रहे होते हैं जो पिछले ड्रामे के कुछ सीन्स में की हुई है, या इस ड्रामे में भी पिछले एपिसोड के सीन्स में की हुई है। सही है, दिलीप कुमार से ज्यादा एक्टिंग तो नहीं आती ना किसी को, नहीं हाँ ठीक है, तो वो भी नहीं इतनी कर सके यार। प्लस आप ड्रामे की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है ड्रामे के अंदर आपने अगर आप साल में 3 ड्रामे निकाल रहे हैं तो आप कितना क्या कर पाएंगे। तो मैंने कहा था कि जब उसके बाद करने को कुछ नहीं होगा तो वो भी अंदर से कुड़ेगा कि यार काम नहीं है, नो अच्छा काम नहीं हो रहा, उस तरह की फिल्म्स नहीं बन रही जिस तरह की होनी चाहिए और हमें उसमें काम करना चाहिए, उस तरह का कंटेंट नहीं क्रिएट हो रहा, सीरीज नहीं बन रही। नो इंडिया में अब वो होना शुरू हो गया है, वहाँ के उन एक्टर्स को अब बहुत ज़्यादा काम और पजीराई मिलना शुरू हो गई है जिस तरह का वो करना चाहते थे और काफ़ी अर्से से नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ ये OTT प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे यहाँ वो OTT प्लेटफॉर्म कब खुलेंगे, अभी तक तो कोई ना खुला, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा भी ऐसा एक्टर बने जो या तो टीवी पे बुरे बुरे ड्रामे कर रहा हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, उससे बेहतर है कि वो कोई म्यूजिशियन बन जाए, म्यूजिशियंस के लिए प्लेटफॉर्म बन गया नो। वो अपनी पैसे कमा सकते हैं, या वो कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मैराथन में दौड़ ले, नो कुछ भी स्विमर बन जाए, कुछ भी बन जाए। प्लस आई थिंक देखें अगर वो कल को एक्टर बनना भी चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक नहीं, मैंने ये भी कहा कि अगर वो बनना चाहेगा तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, कुछ भी बनना चाहेगा मैं नहीं रोकूंगा, मेरी पूरी सपोर्ट होगी और वो एक्टर बनना चाहेगा मैं उसके लिए शायद फिल्म लिखूंगा खुद। बट मैं वो कहा था कि इस तरह का एक्टर ना बने जिस तरह के आजकल बेचारे हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है। वो जरूर कहते होंगे कि हमारा ड्रामा सुपर हिट है, उस ड्रामे में कुछ नहीं है, आपने उस ड्रामे में कुछ ऐसा नहीं किया जो पिछले में नहीं किया। गिवन द अपॉर्चुनिटी यू एंड इकरा एंड योर सन, कि जी अगर पाकिस्तान छोड़ के जाना हो तो आप लोग पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? नहीं, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती और मैं जी अगर मिल रही है कि जी नेशनैलिटी मिल रही है, हाँ जी, तो आप मतलब लेट्स सपोज लंदन की मिल रही है तो आप लोग चले देखिए। एक तो वैसे इस तरह नेशनैलिटी मिलती नहीं है ना कि वो कह रहे हैं नेशनैलिटी ले लें, ठीक है, 7 आप साल जाके रहना पड़ता है, फलाना पेपर प्रोसेस, ये वो डिफरेंट चीज़ें, तो वो मैं नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये है कि ये तो भागने वाली बात है कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ चला जाऊँ कि यहाँ के हालात नहीं ठीक, तो अच्छे हालात में भी ये मेरा मुल्क था, बुरे हालात में भी ये मेरा मुल्क है, मैं नहीं इसको छोड़ सकता। मेरी आखिरी कोशिश यही होगी कि मैं यहाँ से कभी भी ना जाऊँ। और एक आपकी ज़िंदगी में 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, आए आपकी बेगम के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। शादी से पहले आप कुछ और, इन्हीं की नहीं बात हो रही थी अभी? नहीं अच्छा, वो देखें नॉट एज अ मदर, बिकॉज शादी से पहले आप कुछ और थे, ठीक है ना? क्या था मैं? बक्सा अयाश नौजवान मारे भी मैंने देखा हुआ है आपको चले नन्हे मुन्ने से तो थे, नन्हे मुन्ने से इन द मेकिंग। ये तो मुझे इकरा ने भी कहा था कि अच्छा आप ये देखें, यासिर वाज लाइक द बैड बॉय, और ये मैं पता है बैड वो इतना था नहीं बेचारा। आप देखें मेरी ये देखें कि कभी कोई नाम ऐसा मेरे साथ नहीं जुड़ा, कभी भी किसी एक्ट्रेस का,
कोई बंदी नहीं मेरे साथ देखी गई कभी, कोई मेरी इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी बेगम जन्नती औरत है, उसने आपको चूज किया है तो उसने अपना नाम जोड़ा है भाईजान। अब मुझे बताएं कि क्या व्हाट वाज, बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को जितना अरसा हुआ है एंड ऑल दैट, और इतनी अर्ली एज में शादी करना, करियर के स्टार्टिंग में, आपको भी अभी 3-4 साल हुए थे करियर में आके, व्हाट वाज योर बिगेस्ट फेयर शादी को लेकर? शादी के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो शादी करना चाहता था। यू वर श्योर? हाँ जी बिल्कुल। मैं वो एक टाइम आता है जब आपको ना कॉलिंग होती है कि यार ये कर लेना चाहिए। ओके, हाउ हैज इकरा अफेक्टेड योर लाइफ? गुड वे में ही हुआ जो भी हुआ। शादी और बच्चे ने मुझे कोई भी नेगेटिव वे में कुछ नहीं किया। मेरे साथ सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं तो हम ये नोट किया अपने बारे में, टचवुड, ये वोडी है। हाँ वो डी है। गलत मेटल अगर छू लेना सब गलत हो जाता है। नहीं वो डी है भाई मेरे। तो मेरे लिए तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, वो भी खुश। आप डिस्कस करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के? अच्छा, आई एम प्लानिंग टू डू दिस। मैं डिस्कस ज़्यादातर यही कर रहा था कि ये मैंने छोड़ दिया, मैं ये नहीं कर रहा, ये भी मैं नहीं कर रहा, तो ज़्यादातर यही डिस्कशन हो रही होती है। और अब वो भी ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करती। हाँ नहीं, बट आई थिंक काम अच्छा होना चाहिए, चाहे बट साहब हम एक्टर्स ना अभी भी बहुत सारे लोगों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हम उतने नहीं कमाते जितने हमें मिलने चाहिए, जितने पड़ोसी मुल्क में मिल रहे होते हैं। जिस दिन मुझे नुमान एजाज साहब की पे पता चली 25 साल काम करने के बाद, और पूरे मुल्क में और आधी दुनिया में ये माने जाने के बाद कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल बहुत हैंडसम आदमी है और कमाल के फनकार हैं और हिट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है, उसके बावजूद 25 साल काम करने के बाद जो पैसे उनको मिलते हैं, मैंने उस दिन के बाद से एक्टिंग ना होने के बराबर कर दिया। क्योंकि मैं अपने आप को और इसमें सर्फ नहीं करना चाहता, इस फील्ड में जिसमें 25 साल काम करने के बाद आपको नाम बनाने के बाद भी ये पैसे मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, ये एक्टर को बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ सारे पैसे तो शायद प्रोड्यूसर ले जाता है या चैनल ओनर ले जाता है, और अब यूट्यूब से भी उन्हीं को मिल रहे होते हैं। तो एक्टर को तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, कोड़ियों के दाम एक्टर बिक रहा है यहाँ पे। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं हमारे जो बहुत कम पैसों पे काम कर रहे हैं, और वो हाईली पेड एक्टर हैं, हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं पाकिस्तान के। लेकिन आप फौरन ही साथ वाली मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट पेड एक्टर है ना, उनका टीवी ड्रामे का एक्टर जो कि एक एवरेज टाइप एक्टर है, क्योंकि हमारी उनसे भी दोस्तियां हैं, जान पहचान है, मुलाकातें होती हैं दुबई में, तो वो बताते हैं कि यार मैं इतने पैसे लेता हूँ, मतलब पाकिस्तानी समझ लें वो 8-8, 9, 10-10 लाख रुपए पर डे ले रहे हैं। वैनिटी उनकी बाहर खड़ी होती है, एवरीथिंग इज पेड। हमारे यहाँ देखिए कोई भी नहीं गया उस लेवल। बात है, उनकी इंडस्ट्री हमारे से 10 टाइम्स बिगर है, ठीक है। दे नो हाउ टू मेक मनी, दे नो हाउ टू री इन्वेस्ट मनी ऑल्सो। मेरा पॉइंट ये है कि जो हमारे यहाँ अभी ड्रामे का एक्टर ले रहा है ना, वो उससे ज़्यादा डिजर्व भी करता है, उससे ज़्यादा उसको मिल भी सकता है, बट दिया नहीं जा रहा। मुझे आप खुद बताएं, 5 साल पहले जो आपने एक्टिंग की थी और आज जो आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक ही पैसे होंगे आपके? या 5 साल पहले जो आप शो पे जाते थे और आज शो पे जा रहे हैं, वही पैसे वो आपको ऑफर कर रहे हैं आज भी? एग्जैक्टली, अक्सर होता है, अक्सर होता है, यही होता है। क्यों 5 साल में डॉलर कहाँ चला गया है, हालांकि उस मुल्क के हालात क्या हो गए, डॉलर था और अब डॉलर कहाँ है, समझ रहे हैं? लेकिन हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और पर्सनैलिटी जिसने आपकी जिंदगी में, आई एनवी यू फॉर दिस, अनवर मकसूद साहब। क्या बात है, मतलब यू हैव, मेरा नहीं ख्याल कि हम सारे अदाकारों में से कभी किसी को वो मौका मिला जो आपको मिला है कि टू एक्चुअली वर्क विद हिम, एंड हाउ हैज ही अफेक्टेड यू एज अ पर्सन? अगर मैं ये कहूँ कि ही मेड मी व्हाट आई एम राइट नाउ, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि थिएटर तो मैं उनसे पहले भी कर रहा था। इस्लामाबाद में भी कर रहा था, कराची में भी कर रहा था, अपने लिखे हुए भी कर रहा था, लिख भी रहा था। बट जब मैंने उनके साथ काम किया, उनका जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा पहली दफ़ा, तो मैंने कहा ये तो फ़नी नहीं है, और डायरेक्टर को भी लगा, उसने कहा हाँ यार इतना फ़नी नहीं है, क्या करे? तो मैंने कहा यार अनवर मकसूद साहब हैं तो करते हैं। और जाके जब हमने जुमला बोला तो क्राउड पागल, इतनी तासीर है उनके जुमलों में, उनका वज़न इतना ज़्यादा है कि हमारे छोटे दिमागों को वो हल्का लग सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मगर जब आप बोलते हैं, मुझे जब भी कोई कहता है आंगन टेढ़ा में आपने क्या कमाल परफॉर्मेंस दी होगी, मगर मुझे फिर भी लगता है कि मेरी जगह कोई और भी हो तो भी लोग उतने ही हंसेंगे, क्योंकि वो जुमला ही इतना खूबसूरत लिखा हुआ है। अब वो कह रही है बुशरा अंसारी के
भाई कम बखत 12 कबाब थे, 11 रह गए, क्या एक मुंह में रख लिया? तो आगे से कह रहा है समझ रहे हैं, यानी कि रख लिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कमाल है कि आपने हूं में लोगों को हंसा दिया। मैं करता था और क्राउड लाफ्टर दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें कि इस तरह भी ह्यूमर क्रिएट किया जा सकता है। एंड पता है वो कॉमेडी स्कूल ऑफ थॉट ही अलग है, बिल्कुल अलग है। अरे अभी हम गए ना दुबई, अभी मैंने 2 हफ्ते पहले, और जलाऊं मैं आपको, अनवर साहब के साथ परफॉर्म किया मैंने दुबई में। तो नहीं, मैं इंशाल्लाह पॉडकास्ट करूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो वो मैंने इतना बड़ा क्राउड था, उसमें मैं मोइन साहब को दे रहे थे ट्रिब्यूट। तो मोइन अख्तर साहब के जो एक हारमोनियम वाला है वो, और 2 और थे कोई, तो वो मैंने अनवर साहब ने मुझे तैयार कराए। हम वो गए, अब उन्होंने पहले स्टार्ट में अपना करना था, फिर मुझे बुलाना था, फिर मैं चेंज करता, फिर मुझे बुलाना था, फिर मैं चेंज करता, 3 ये थे। अनवर साहब गए, अनवर साहब ने भी बातचीत शुरू की। अब मुझे बैक स्टेज आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ लाफ्टर आ रहे थे, क्योंकि अनवर साहब की आवाज़ एको हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब 10 मिनट हुए, मैंने कहा यार मैं खामखा आ गया हूँ ये तो ले गए सारा शो, ये तो अकेले भी कर लेते, मुझे क्यों लिख कर आए हैं, मैं इसको फॉलो कैसे करूं? मैं क्या करूंगा? और मैं गया और आगे ठंडा पड़ गया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो। वो अनवर साहब ने आधे घंटे सोलो परफॉर्मेंस दी, और वो क्या परफॉर्मेंस थी, लोग पागल हो गए। फिर मैं गया, वो अल्लाह का शुक्र है कि जुमले उन्हीं के थे, तो इज्जत बच गई, और वो बड़ा अच्छा गया आगे वाला भी सारा। हाउ स्ट्रिक्ट इज ही अपने जुमलों के मामले में, मतलब फिल्बदी करने देते हैं? यार अनवर साहब के साथ मुझे लगता है कि उन्हें स्ट्रिक्ट होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कि सामने वाले एक्टर को चाहिए ही नहीं वो कुछ और करे। उनका जुमला इतना पक्का लिखा होता है कि उसको आप जरा इधर उधर करेंगे वजन से उतर जाएगा, शेर की तरह। अब शेर को आप, अच्छा खलील साहब का भी है, खलील साहब का भी ऐसा वजन है कि वो इधर उधर आप कर ही नहीं सकते, जुमला उनका वजन में होता है। अब मसला ये कि खलील साहब जो है सीरियस लिखते हैं, अनवर साहब के कॉमेडी होते हैं, और कॉमेडी में वो पक्का लाफ्टर होता है, उसमें जो सीरियस जुमला आता है वो भी उतना ही पक्का होता है कि आप रो पड़ते हैं यार ये क्या कह दिया इस बंदे ने, ठीक है। जब भी वो बांग्लादेश का जिक्र लाते हैं या किसी और बात का जिक्र लाते हैं तो बड़ा रोना आता है। सोचिए ना, उनका आंगन टेढ़ा एक कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर उस आर्टिस्ट का दुख ये है कि वो एक ज़माने में फनकार था, भुट्टो के दौर में वो ताइफों के साथ परफॉर्म करने जर्मनी और कहाँ कहाँ जाता था, और जब ज़िया साहब आए तो उन्होंने बंद कर दिया, बैन हो गया सब कुछ, अकेडमीज बंद हो गई। तो उसको मजबूरन एक सरकारी मुलाजिम के यहाँ कुक की नौकरी करनी पड़ी, जहाँ वो ना दिन दिन ना दुन्ना कत तो करता था, लेकिन बेचारा डांस नहीं कर सकता था। डांस क्यों से इजाजत थी? क्योंकि उनकी बीवी को डांस पसंद नहीं था। तो कितना दुख था उस आर्टिस्ट के अंदर। तो वो पूरी कहानी एक बड़ी दुखी कहानी थी, क्या बात है, लेकिन लोगों के लिए फनी थी। हाँ, जैसे आपने कहा, मैं आई एक्चुअली एनवी यू बिकॉज आई थिंक ही इज एन इंस्टीट्यूट, एंड जस्ट टू बी इन हिज कहते प्रेजेंस एक बड़ी खूबसूरत बात होती है। इट्स अ गिफ्ट, एंड आपने माशाल्लाह उनके साथ काम किया, तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज एनवी। चलें भाई, एक नन्हे मुन्ने से सवाल होते हैं हमारे एक्सक्यूज़ मी वाले, तो पता है कि ये कैसे हो सकता है कि हम आपसे कंट्रोवर्सी ना करिए, ऐही वायरल होने नहीं ये वायरल नहीं होगा, वो पहले 2-3 चीज़ें आ गई हैं। अच्छा जी जो चीज़ें आप नहीं जवाब देना चाह रहे, आप कह दें कि भाई एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं इसका जवाब देना चाहता। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, अनलर्न करना चाहता हूँ, हाँ, कि मैंने क्यों सीखा, अनलर्न करना चाहता हूँ ये चीज़। एक आइडियोलॉजी थी जिसको मैंने लर्न किया, मगर अब मैं उसमें नहीं बिलीव करता। आई थिंक मैं भूल चुका हूँ सारी चीज़ें। हाँ, मैं साथ साथ भूलता, भूलने में मैं बहुत तेज हूँ। इंसान, चीज़ें, बातें, मटीरियल। अच्छा, पलट के नहीं देखते बस? ना, चलो आगे की बात है। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, मैं बोल्ड सीन्स नहीं करूँगा कभी, मैं नहीं करना चाहता। अच्छा, ऑन स्क्रीन। अगर आनिया टेलर जॉय आगे हुई फिर नहीं, फिर ठीक है। हाँ, फिर ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ जो शायद मैं कभी ट्राई कर लूँ, सिंगिंग शायद मैं कभी ट्राई कर लूँ। अच्छा, हाँ, शायद मैं कभी ट्राई कर लूँ। ओके। मुझे भी हाल ही में पता लगे HSY को बड़ा शौक है सिंगिंग का। उसने भी कहा यार मैं आई वुड लव टू सिंग। मैंने कहा वाह, मुझे नहीं पता था। नहीं, मुझे इतना कोई शौक वॉक नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन शायद मैं कभी ट्राई जरूर करूँ कि क्या इसका क्या गेम है। एक चीज़ जो मैंने थिएटर से सीखी, डिसिप्लिन। अच्छा, टाइम पे पहुंचना, क्योंकि शो नहीं लेट हो सकता ना। हाँ, और आप छुट्टी नहीं कर सकते। अगर आप 100 दिन परफॉर्म करें तो आपको 100 दिन रोज जाना है, चाहे आप, मेरे साथ हुआ है, मैं खून थूक रहा था लाइक, और आपको जाना है। मेरी अम्मा की डेथ हुई और डेथ उनके तीजे पे शो था, तो करना जरूरी था। है वो भी? हाँ, फिर किया। अरे क्या बात है। एक चीज़ जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, कि मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ। डिफेड मुंह नल किया। आई एम वेरी सॉफ्ट।
तो बस हुआ। अच्छा, एक अपना मैं बट सब सामने बैठ के अपने आप को सॉफ्ट कह रहा हूँ मेरी जरूरत देख के। और मतलब खुद कहते हुए भी हंसी आ रही। अच्छा जी, एक अपना सीन जो मैं रीराइट करना चाहता हूँ। रीराइट करना चाहता हूँ यार ये मैंने एक पूरी फिल्म है। कौन सी फिल्म है? मैंने एक फिल्म की थी चौधरी असलम साहब की जिंदगी पे बनी थी वो फिल्म। हाँ उसमें मेरा वो है ना, मैं फिल्म क्यों करना चाहता था, हाँ वो फिल्म थी बिल्कुल वो जो एक जमाने में लॉलीवुड की फिल्म्स होती थी ना, उसमें अरबाज खान थे, उसमें ना बहुत सारे ऐसे अदाकार थे जो आपको लॉलीवुड की फिल्म में नजर टाइम वाले ना, और गाड़ियां घूम रही हैं, तबाहियां हो रही हैं, बम पड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कंटिन्यूटी जम्प्स आ रही हैं, पता नहीं सब कुछ हो रहा है ना। शटाकू को पूछो, उसने ये नाम इस उसके अंदर ना विलन्स के। अच्छा, you wrote that मंजोटी समझ रहे, मंजोटी के इलाके पे अपन कब्जा करेगा टाइप वाला थी ना। नहीं, मैंने नहीं लिखी थी वो एक बड़े अच्छे राइटर है, उन्होंने लिखी थी। तो वो जुनेद है उनका नाम, जो लिखी थी। मगर वो फिल्म जो बन के निकली ना, तो मैं वो बता रहा हूँ कि मैं वो पूरी फिल्म रीराइट करना चाहता हूँ और दोबारा करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। बस तो एक चीज जिससे मुझे नफरत है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की। अक्सर एक्टर बता रहे होते हैं कि पैसे नहीं टाइम पे देते। काम किया उसी वक्त दे के फारिग करें यार। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है ऐसा। मैंने जो 3-4 ड्रामे किए उसमें मुझे सही पैसे टाइम पे मिले हैं, हमेशा सही मिलते हैं। लेकिन अक्सर एक्टर्स ये बात कर रहे होते हैं अभी तक। आई डोंट नो अभी सच है कि नहीं है, चलें, या रोने की आदत है उनको। एक चीज जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेस को सीखनी चाहिए, ड्रामे को घर से बाहर निकालना चाहिए, प्रोडक्शन वैल्यू डालनी चाहिए। वो उधर बड़ा मुश्किल भी हो जाता है ना फिर। कराची शहर में आप अगर आउटडोर शूट करेंगे तो कराची शहर में ड्रामा करना क्यों ज़रूरी है? हाँ, ये भी है। एक चीज़ जो उनको करनी चाहिए, उन्हें फिल्म सिटी बनाना चाहिए या ड्रामा सिटी बनाना चाहिए, जिसमें सेट्स हो जहाँ जाके आप काम करें मुख्तलिफ। अल्लाह करे, अल्लाह करे। एक चीज़ जो मैं वजाहत को बताना चाहता हूँ, दैट आई लव हिम। क्यों रही? एक आदत जो सबा कमर को बदल लेनी चाहिए, मेरे मैसेज का टाइम पे जवाब ना देने की। अच्छा, टाइम पे देती है जवाब? नहीं, आपने कहा जवाब ना देने की, लेकिन देती है जवाब, हमेशा जवाब देती है। मेरा और सबा का एक बड़ा अच्छा बॉन्ड है। एक हीरोइन जिससे वाकई मैं बहुत मुतासिर हूँ, बहुत मुतासिर हूँ। हाँ, एज एन एक्टर मैं अपनी बीवी से बड़ा मुतासिर हूँ। मैंने उसके साथ काम किया। वाइफ या एज एन एक्ट्रेस? एज एन एक्ट्रेस मैंने उसको डायरेक्ट किया। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मैंने सबा कमर के बाद इकरा अजीज़ वो एक्ट्रेस देखी है जो टाइम पे आती है, जो अपना पूरा फुल 100% एनर्जी देती है, जो डायरेक्टर की बात सुनती है। हालांकि वो दोनों बहुत अच्छा काम जानती हैं अपना, बट वो डायरेक्टर की बात सुनती हैं और इनपुट डालती हैं, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हैं। ये बहुत कम एक्टर्स मैंने देखा है कि वो हलाल करती हैं अपने जो उनको पेमेंट्स मिल रही हैं। नहीं, आई वर्कड विद हर, शी इज वेरी थरो। बल्कि अगला सवाल भी यही था कि एक चीज़ जो मैंने अपनी बेगम से सीखी कि कैसे एक सेकंड में किसी का मूड खराब कर दे। ज़्यादा ही सच बोल दी। नहीं, बीवियों को ये काम सबसे अच्छा आता है। ऐसा है कि नहीं है? ये सर जरूर लगाइएगा प्लीज, वरना मेरी बचत नहीं होगी। मैं कहते वो कहते यार बाहर बड़ी ठंड है। कहते कुछ नहीं होता, अभी आप एक ऐसी बात कहेंगे ऐसी गर्मी लगेगी कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने उसे फोन किया थोड़ी देर पहले, मैं उसे काम कर रहा था, मैंने कहा अलमारी खोलो जाके। वो गई, उसने अलमारी खोली। मैंने कहा यहाँ से ना ये चीज़ उठाओ। कहती आपने अपना LV का बैग ऐसे रखा हुआ जैसे H&M का है, जरा देख लिया करें। मैं कहीं बैठा हूँ, मुझे अपना काम है, मैं उससे कोई काम कह रहा हूँ, आगे तो मुझे ये कह रही। वाह वाह वाह, नहीं आपने बड़ी एक अच्छे शौहर वाली बात बताई है। ये में हम काटेंगे नहीं। एक चीज़ जो अपने बेटे को सिखाना चाहूँगा, सच बोलना। और वैसे बच्चे को बहुत कुछ सिखाना चाहूँगा, लेकिन मैं सच बोलना सिखाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ना सिर्फ जोक करने का बल्कि जोक बर्दाश्त करने का। एक चीज़ जो मैं अनवर साहब को बताना चाहूँगा, मैं अनवर साहब को ये बताना चाहूँगा कि मैं अनवर साहब आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अनवर साहब से सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि उन्हें अनवर साहब से कोई काम है, उन्हें अनवर साहब से पेंटिंग चाहिए, या अनवर साहब से कोई स्क्रिप्ट चाहिए, या अनवर साहब से कोई शाउट आउट चाहिए। मैंने आज तक अनवर साहब से कुछ नहीं मांगा है। ना कभी कोई स्क्रिप्ट का है कि अनवर साहब ये मुझे दे दें, इसके राइट्स दे दें, फलाना कर दें, कभी भी नहीं। क्योंकि अनवर साहब मुझे जितना अनवर साहब से कुछ चाहिए था उससे ज़्यादा मुझे दे चुके हैं। ये जो बात अभी आपने की कि आप एनवी करते हैं, ये अनवर साहब मुझे दे चुके हैं। इसके बाद मुझे उनसे क्या चाहिए? तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे
उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैसी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। पूरे मुल्क को उनसे मोहब्बत है। क्या बात। कुछ जानवरों के मैं नाम लूंगा, हाँ। कौन माइंड में आपके आता है? इंडस्ट्री का इंडस्ट्री का ही होगा, और कहाँ से जानवर आ सकते हैं? मगर ये उनकी नहीं, आप qualities इंडस्ट्री के लोगों के नाम लेंगे या तो- क्या? मैं जानवरों का नाम लूंगा, आप लोगों के नाम लेंगे यार कि ये तो बड़ी अच्छा गलत यार बात है यार। ये क्वालिटी उसमें है कि जिस अच्छा। तरह अगर मैं कहता हूँ पहला स्टैलियन, घोड़ा, स्टैलियन, हाँ। कौन माइंड में आता है? फहद मुस्तफा। अरे ओ वाह, ठीक है, थोड़ा सा लियारी का घोड़ा है मगर ठीक है। बदतमीज। Okay, मुझे but पसंद है। तुम पंजाबी, हाँ। फिर आपको पता, फिर वो यहाँ अच्छा कैंगरू, कैंगरू, ऑलवेज जंपिंग अराउंड। रैम्बो साहब। अरे वाह वाह वाह, कैंगरू वो कहाँ जंप करते हैं इतने? उनकी फिल्में देखें, अच्छा हाँ, उनके वो थिएटर देखें। कबूतर, कबूतर, लड़की भी हो सकती है। कबूतर करता क्या है? इधर उधर जाकर ये तो बहुत है कबूतर तो भाई। अब डिपेंड करता है ना, मगर अक्सर पर काठे होते हैं। अच्छा, अब आप कितने कबूतरों को जानते हैं ये भी बता दे। मैं तो बहुत कबूतर और कबूतरियों को जानता हूँ। जी बताइए। कबूतर कबूतर है यार, ये नहीं मैं मुझे समझ आ रहा। अहमद अली अकबर कह दें, क्योंकि लाल कबूतर है ना। हाँ ये हो सकता है, अहमद अली अकबर लाल कबूतर। अहमद अली अकबर लाल कबूतर। अच्छा जी, चील, चील चपट्टा मारती है। पट्टा मारती, चील येट है। ग्रेसफुल होती है अमल में। चील जो है वो कौन है जो चपट्टे मारता है? भाई चपटा नहीं, मैंने कहा कि ग्रेस भी उसकी ईगल की तरह होती है। ग्रेस भी, हेयर एंड देयर, हियर एंड देयर। एसन भाई। चील है, हाँ। एसन चील है। ओके फाइन। वैसे एसन बड़ा अच्छा है, आपने चील है। दूरों आती है, शी करके ले जाती है। अच्छा जी, डॉल्फिन। डॉल्फिन, बस सिंध वाली ना हो जिसके साथ बड़ी ज्यादती है। लेकिन वैसे डॉल्फिन जो है बड़े खुश लोग होते हैं, आई थिंक। हाँ बड़े खुश होते मैं हैं। समझता हूँ मैं हूँ डॉल्फिन। अच्छा खुश रहता हूँ मैं। हाँ, अच्छा, यादाश्त बड़ी अच्छी होती है हाँ जी, डॉल्फिन बहुत ज्यादा। खरगोश, खरगोश, हाँ हाँ हाँ, प्यारे से होते हैं, हाँ। चुप करके इधर उधर क्यूटनेस में ही रहते हुमायूं हैं। सईद, ओह, बस ज्यादा डिटेल कुछ चाहिए। वैशी खरगोश। नहीं आपको पता है खरगोश में Oh God, एक मैगजीन का कवर भी है। ट्रैक छोड़े आप। कुत्ता, कुत्ता, ये अब डॉग, आपको पता है डॉग वेरी फेथफुल। कहना बड़ा वो है ना कि यहाँ पे किसी को डॉग कहते हैं तो बड़े बुरा बना जाते हैं। हालांकि जितना बड़ा मैं डॉग लवर हूँ तो मैं मुझे डॉल्फिन से हटा के अब डॉग कर दे। अच्छा, आप अपने आप को डॉग करने बड़े लगे हैं। फेथफुल और क्या अच्छी एनर्जी और क्या तो फिर डॉल्फिन किसको दूं? मैं सुबह में डॉग, शाम में डॉल्फिन। चले डॉगफिन है वो है। बिल्ली, हैं? बिल्ली अहमद अली अकबर है। अच्छा हाँ, ओके। मैं तुझे कहता था ये सेट पे वाई कि तू कौन है, तू बिल्ली। वो ऐसे बैठा है ना आपके सामने और आप थोड़ी देर लाइट सेट कराएं, वो ऐसे गर्दन गिरा के सो जाएगा। हाय हाय बेचारा, गाड़ी में वो बस सोता रहता है। ओ चलो, बिल्ली भी यही करती है। उसको बिल्ली कहते हैं। सांप, सर सांप की एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है, क्या? डंग मारता है। खतरनाक। नहीं भाई, बड़ा मिस्टीरियस, एलिगेंट, डेंजरस, यू नो। ये सांप किसी को कहना बड़ा गैर मुनासिब हो जाएगा मुझे लगता है। नाराजगियां बहुत जल्दी कर लेते हैं, मैं क्या करूं। मगर जानते तो होंगे एक दो बड़े सांप तो बहुत है। ये तो स्नेक आइलैंड है कराची। चलें राइनो बता दें। राइनो, राइनोसरस, राइनो का वो जो होता है, वो सींग वाला, एक सींग होता है, स्ट्रॉन्ग स्टडी। कम ही रह गए हैं वो। हाँ राइनोज, राइनो आई थिंक बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। हाँ, शान को कहूंगा राइनो। अरे वो ओके, तो फिर शेर किसको कहेंगे? शेर किसको कहेंगे? लायन, लाइन आई थिंक मैं फवाद खान को कहूंगा। ओके। चूहा, चूहा, साइज पे ना जाएं भाई, हाँ। चूहा जितनी मेहनत करता है ना। हाँ। अरे चूहे और सांप बहुत हैं हमारे यहाँ। ये बहुत ज्यादा है, ये प्लेग फैला के छोड़ेंगे। और लास्ट कोयल। अदनान सिद्दीकी।
ओह, सुरीली बांसुरी मैं समझा मक्खी कहेंगे आप। मगर चलें, हाँ कोयल चले, अच्छी बात। सुरीली बांसुरी उनकी ठीक है, ये हो गए हमारे जानवर हो गए सारे। लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, व्हाट आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि अच्छा इंसान था, एक्टिंग भी ठीक कर लेता था, भाई इतना बहुत है। इससे ज़्यादा कोई किसी को याद करता भी नहीं बट साहब। जिसने मुल्क बनाया आपका, उनको नहीं करते आप याद, ये भी समझ रहे हैं? यहाँ याद कौन किसको करता है। फिर मुझे वो लाइन याद आ जाती है अनवर साहब की, वो कहता है, अकबर एक दिन उदास खड़ा होता है, कहते साहब एक दिन ना हम मर जाएंगे और सब हमें बहुत याद करेंगे। कहता है कौन तुझे याद करेगा अकबर, यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। तो कहता है लेकिन हमें तो याद करने वाले बहुत से हैं, बहुत से दुकानदार हैं, किसी का हमने 200 देना है, किसी का 250 देना। तो यहाँ ना सिर्फ पैसे जिसके लेने देने हैं उसको याद करते हैं, या जिससे काम है उसको याद करते हैं। बड़ी सैड बात इस पर मैं आपको बताता हूँ। अभी खैर हमारे बहुत बड़े लेजेंड का इंतकाल हुआ है, तलत हुसैन साहब। मतलब अल्लाह उनकी माफ़ करे। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई बंदा होगा जो कहे वो बुरे एक्टर थे या उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी। अरे क्या या समझ रहे हैं, सब मानते हैं, ठीक है। मैं उनके जनाजे पे नहीं जा सका क्योंकि मुझे पता ही बहुत लेट लगा। मैं गया सुहेल असगर साहब के जनाजे पे, बहुत बड़े अदाकार आदमी थे। तो उस जनाजे पे कौन था? मैं, फैसल कुरैशी साहब, क्या नाम है, असलम साहब, नाम मुझे भूल रहा है अभी इस वक्त, 3 लोग, ठीक है, 3 लोग पूरी फ्रेटर्निटी से, और उस बंदे ने 50 साल काम किया, ठीक है, और मशहूर आदमी है। तो मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा ये क्या सीन है, क्यों नहीं लोग आए? तो उसने कहा कि यार देखो यहीं पे आबिद अली साहब की भी डेथ हुई थी, सब आए थे क्योंकि उनकी औलाद है फ्रेटर्निटी में अभी, उनसे काम, उनको मुंह देना पड़ सकता है, काम पड़ सकता है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये इंडिया में भी ऐसा ही है। वहाँ पे वो अदाकार जैसे अमरीश पुरी हो या कादिर खान हो, ये लोग, इनको कभी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स और ये एक्स्ट्रा अवार्ड्स, ये चीज़ें, ट्रिब्यूट्स नहीं दिए जाते, हालांकि बहुत बड़े बड़े काम हैं इनके, क्योंकि उनकी औलादें नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है अब से, तो उन्हीं को दिए जाते हैं जिनके बच्चे अभी काम कर रहे हैं या वो उसमें है, या याद अपनी लेगेसी को कंटिन्यू किया हुआ है। तो याद बात यहाँ किसी को नहीं किया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। बट ये है कि जो अपने कुछ लोग हैं करीबी, जो कभी भूले भटके याद कर लेंगे, तो बस वो इस बात पे याद कर लें कि यार ये अच्छा इंसान था, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, हमारे को पैसे नहीं खा के गया, कोई बेईमानी नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया, बस इतना ही बहुत है। जान मेरी, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त दिया। मुझे लगता है कि मैं, अभी आपने एक बात की थी ना, मैं एक्चुअली इस चीज़ को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए किसी का वक्त बहुत ज़रूरी होता है, और अगर वो वक्त मुझे अपने देते, मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात होती है। आई हैव सीन यू ग्रो, अभी आपका सफ़र शुरू हुआ है, एंड आई वुड लव टू सी यू बिकम अ ग्रेट फिल्म एक्टर, जो कि आप माशाल्लाह अभी भी इतने आर्टिस्टिक रोल्स करते हैं। फादरहुड हैज़ चेंज्ड यू एंड इट विल चेंज यू. You have a very strong partner in your life, and the way you treat your son shows all the qualities जो कि आपके माँ बाप ने आप में डाली हैं. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अल्लाह अपनी बेगम के नसीब का, अपने बेटे के नसीब का, अपने मतलब हमेशा बाप को अता करता है, तो उसका एक ही फ़र्ज़ है कि हमेशा हमेशा के लिए वो अपनी फैमिली को उसी प्रोटेक्शन में और उसी चीज़ में रखे जो उनके माँ बाप ने उनको देने की कोशिश की है. I wish you all the success. I wish you all the happiness. And अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हंसते रहें, हंसाते रहें. इस चीज़ को ना कभी माइंड कीजिएगा कि यार अगला क्या कह रहे हैं, and all that. And you kept yourself very sane in this madness. अल्लाह हमेशा आपको इसी तरह खुश और आबाद रखे. Thank you so much for taking time out. Thank you. भाईजान ख्याल अपना रखें, और ये वाकई शर्ट अच्छी है. इकरा अगर हो सके अगली दफ़ा बैठ ली जाए तो मेरे लिए भी ख्याल आएगा. भाईजान थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए, और अगर हो सके तो हंसते मुस्कुराते रहें, माइंड ना करें इन चीज़ों. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.